आई थिंक वी शुड बी लाइव, बट एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? कम ऑन, मेक सम नॉइज गाइस एंड गर्ल्स। वॉइस प्रॉब्लम। हेलो 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 हेलो। बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्जैक्ट बताना जरा। व्हेन यू से वॉइस प्रॉब्लम, जस्ट समझने का है कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रही है, और यूट्यूब पे भी आवाज क्लियर है क्या, ये कंफर्म कर दो। वन एट ए टाइम अपन लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ऐप का देख लेते हैं। यस, हेलो एवरीवन, क्रिस्टल क्लियर है। अरे यार क्रिस्टल क्लियर है तो फिर क्या, कौन बोला था प्रॉब्लम है? आर्ची। ये आर्ची का तुमको बताया ना कल मैंने, ये बंदी भाई खतरनाक है। ये बंदी, ये दुश्मन है मेरी, बता रहा हूं मैं तुम लोग को। हाँ देखो, बता रहा हूं मैं, ये आदित्य स्पैम करते हैं लोग। हाँ सही में जबरदस्ती। हाँ जी बिल्कुल, आरंभ किया जाए। तो आज हम जो आरंभ करने वाले हैं वो हम डेफिनेशंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कल कोई डेफिनेशन छूटी थी क्या इसके ऊपर की? हाँ, एसॉप्स और एसॉप बचा था ना। तो आज एसॉप और स्वेट इक्विटी शेयर्स देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग उनके डिफरेंस को भी देख लेंगे। डिफरेंस आपके सिलेबस में नहीं है, पहली क्लियर आउट कर दो इससे पहले कि कोई और बोले सर आपने डिफरेंस पढ़ा दिया हुआ है। मैं पहले बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? नहीं यार ऐसे थोड़ी ना यार, ऑल स्टूडेंट्स, आई लव ऑल माई स्टूडेंट्स, ऐसे थोड़ी ना मैं करूंगा किसी स्टूडेंट के साथ। यार क्या बात कर रहे हो, ऐसे करूंगा मैं? हाँ, नहीं नहीं, आर्ची के साथ तो मैं मस्ती करते रहता हूँ ऐसे। चलो, तो बेटा बात करते हैं आज हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और उसके बाद बात करेंगे स्वेट इक्विटी, और ये भी जानेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है? तो एसॉप्स का डेफिनेशन स्टार्ट होता है विद द वर्ड मींस। दैट मींस ये एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, और जो भी यहां पर लिखा है इसके अलावा आप एसॉप्स में कुछ भी और चीज नहीं डाल सकते। सो एसॉप्स में बोला है इट्स एन ऑप्शन, इट्स एन ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। ये एक ऑप्शन दिया जा रहा है कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑफिसर, एम्प्लॉइज को, या तो कंपनी के या कंपनी के होल्डिंग के, मतलब होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉइज भी यहां पे कवर हो गए, या कंपनी के सब्सिडियरी के, मतलब आपके कंपनी के सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर्स, ऑफिसर, एम्प्लॉइज भी यहां पे कवर हो गए, ठीक है? जो अगर आपको है तो, which gives such directors, officers, employees the benefit or right to purchase or to subscribe for the shares of the company at a future date at a predetermined price। सर आप ध्यान से सुनना, आप मेरे आज एम्प्लॉय हो। अब मैं आपको इसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक भी समझा देता हूं तो आपको समझ में आएगा बराबर से। कहाँ है आपका रफ बुक? ये है ना आपका रफ बुक। हाँ, कल फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है? ये दोनों आपका है भैया। बहुत सारी बैचेस चलती है ना, तो कहीं गलत रफ बुक में ना चला जाओ, इसलिए होता है बेटा, होता है होता है। आ जाओ, कल आई होप आपको सबको नोट्स मिल गई हो चैप्टर 1 की। है तो से फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी है ए बी लिमिटेड, ठीक है? ए बी लिमिटेड ये 2020 में हमने शुरू की थी, ठीक है? आज इसके 4 साल हो गए, और 2020 में जब हमने शुरू की थी तब हमारे पास साथ कुछ लोग जुड़े थे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, हमारे साथ मिस्टर एक्स जुड़े थे, मिस्टर वाई जुड़े थे, और मिस्टर जेड जुड़े थे, ठीक है? और आज ये तीनों लोग हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी है, ठीक है? इन्हीं के अलावा हमारे पास मिस्टर क्यू, मिस्टर आर भी है। ये हमारे आप समझ लो कि मैनेजमेंट में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, सीनियर मैनेज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, सीनियर मैनेजमेंट में है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास मिस्टर एस और मिस्टर टी भी था। अब ये मिस्टर मिस आप कर लेना, तो बोले सर सब लड़के लेके बैठे हो, तो वो सर ऐसे मेरे को ना आप लोगों क्या मिसोजिनिस्टिक और क्या वो सब मत बोल देना। एग्जाम्पल है बेटा, तुमको किसी को मिस करना है मिस कर दो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है ना। एक मिस्टर एक मिस पकड़ लो भाई। तो ये दोनों हमारे एक एम्प्लॉयज है कंपनी के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोग 2020 से हमारे साथ जुड़े हुए। आज 2024 में जब 4 साल हो चुके हैं, हमारी कंपनी बहुत रेप्यूटेड पोजीशन पे आ चुकी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और हमारा वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है? ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो हो सकता है अगले 3 या 4 साल में 2026, 27, 28 में
वी कैन ऑल्सो गो पब्लिक एंड वी कैन बी अ वेरी बिग कंपनी। मतलब हम लोग पब्लिक कंपनी बन सकते, पब्लिक इन द सेंस व्हेन आई से गो पब्लिक, हम पब्लिक से बोरोइंग ले सकते हैं, जनरल पब्लिक एट, हम लिस्टिंग पे जा सकते हैं। से फॉर एग्जांपल वी वांट टू गो एंड वी वांट टू डू आवर लिस्टिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट 2028 में लिस्टिंग हो जाए उसके लिए आज 2024 में जो हमारी, जिस तरह से हम 2020 से 2024 तक काम किए, ठीक उसी तरह या उससे ज्यादा मेहनत में हमको 2024 से 2028 तक काम करना है। लेकिन पंगा क्या होता है, ये एम्प्लॉयज को बाहर अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलने लगते हैं, इंक्रीमेंट मिलने लगता है। अगर वो लोग हमारे यहाँ 25 लाख कमा रहे हैं तो उनको बाहर 40 लाख का ऑफर मिलने लगता है। हमारे जो क्यू और आर जो टॉप मैनेजमेंट में, इनको भी बाहर बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। इनको मतलब बेसिकली दे आर गेटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रोल इन अदर कंपनीज। और जो हमारे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन कंपनी। आप वो इतने ज्यादा पैसे वाले और इतने ज्यादा मैच्योर, इतने सारे नॉलेजेबल हो गए, बोलते हैं हमको हमारा ही कंपनी स्टार्ट करके खुद के लिए काम करने का है। तो वी रियलाइज कि भाई अगर ये लोग चले गए ना कंपनी से, तो हमारा जो 2028 का प्लान है वो तो नहीं हो पाएगा, या हम जिस स्पीड में ग्रो कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा डेंट लगेगा, है ना। और हो सकता है कि हम उतने अच्छे से परफॉर्म ना कर सके, ठीक है। प्रियंका ये चैप्टर नहीं है बेटा, ये सारे चैप्टर्स का एक प्रिलिमिनरी, एक व्हाट आई वुड से अ प्रिपरेशन है। वी आर नॉट स्टडिंग एनीथिंग न्यू। हम अभी तक जो हमको आता था और आगे जो कंसेप्ट हमको पता रहनी चाहिए पढ़ने के लिए, बस वो कंसेप्ट आपको बता रहे थे। प्रिपरेशन है बेटा, इसको आप एक जनरल प्रिपरेशन बोल सकते हो, ठीक है। असली मजा चैप्टर नंबर 2 से शुरू होने वाला है, जहां पर रियल में इनकॉर्पोरेशन और प्रोसेस चालू है। ये ओवरव्यू है, करेक्ट। और यहाँ पे मैं आपको कुछ चंद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता रहा हूं जो आपको आगे बहुत काम आने वाले, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब इन लोगों को टिके रखने के लिए इन सबको हमने एक स्कीम में एसऑप ऑर्डर किया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ऑफर किया। हमने इनको कहा कि आज हमारे कंपनी के शेयर जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज, मैं टुडे का सिनेरियो बता रहा हूं, आज हमारे कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज। और आज के डेट में अगर मैं किसी को बोलूं कि हमारी कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्या, तो लोग 180 190 रुपए देने भी तैयार है। मतलब ये है हमारी मार्केट वैल्यू। हालांकि हम लिस्टेड नहीं है, लेकिन आज भी लोग 180 एकदम खुशी खुशी देने के लिए तैयार है 2024 में। हमें लगता है कि अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो 2026 27 में 2028 में हम हमारी मार्केट वैल्यू को आराम से 300 तक लेकर जा सकते हैं, या 300 क्रॉस भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमको ऐसा लग रहा है कि 300 तो क्रॉस ही हो जाएगा अगर हम इस तरह से काम करते रहेंगे। तो एम्प्लॉयज बोलते ठीक है, तो इसमें मेरा क्या फायदा है। बोलते सुनो तो सही, कंपनी के जो ओनर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो लोग ऑफर देते हैं इन लोगों को, बोलते क्यों ना आप अभी से एक ऑप्शन ले लो। आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद यू विल गेट, से फॉर एग्जाम्पल एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स या एक परसेंटेज फिक्स कर देंगे। फॉर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ यू विल गेट 100 शेयर्स ईच, और आप ये शेयर्स परचेस कर पाओगे केवल 150 रुपए पर शेयर में। और वो भी कब, आज से 2 साल बाद। भाई जिस शेयर के लिए आज 180 रुपए देने लोग खड़े हैं, मैं वो शेयर आज से 2 साल बाद जब उसकी वैल्यू कम से कम 250 के ऊपर रहेगी, मैं आपको केवल 150 रुपए में देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये ऑप्शन केवल उसी को मिलेगा जो हमारे साथ अगले 2 साल तक टिका रहेगा। सो इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, कि आप हमारे साथ टिके रहो, आप जिस तरह से काम कर रहे हो उस तरह से काम करते रहो। अगर आप हमारे साथ टिके रहे, काम करते रहे, अपने टारगेट्स पूरे करते रहे, देन आफ्टर 2 years आई विल गिव एन ऑप्शन कि आप चाहो तो 100 शेयर्स 150 रुपीज पर शेयर के रेट में आप खरीद पाएंगे। आप सोचो कितना फायदा होगा। आज से 2 साल बाद जो शेयर्स की वैल्यू 200 250 300 होगी, वो आपको केवल 150 रुपए में मिलने वाले। और अब एक बार जब ये एम्प्लॉयज को शेयर्स मिल जाते हैं, उसके बाद ये एम्प्लॉयज और डबल मोटिवेटेड हो जाते हैं, बिकॉज नाउ दे आर नॉट वर्किंग फॉर समवन एल्सेस कंपनी, now they are working for their own company because they themselves own the shares of the company as well. So अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, उनके शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। So now basically employees have started working for themselves. So to keep our precious employees with us, to not let them go and to motivate them to work harder, employee stock option plan का invention हुआ. So we just give them an option
to purchase some shares of our company at a future date at a predetermined price. Intention is to keep them motivated, to keep them with the company, and to make sure that they perform at their best possible manner going forward. ये होता है ESOP. अब हम जाएंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स. इसको मैं बोलता हूं खून पसीने की मेहनत. ESOPs is kind of primary motivation for you to work harder, करेक्ट. ये आपको एक बूस्ट देता है कि आप कंपनी के लिए अच्छा काम करो, आपको शेयर्स मिलने वाले. स्वेट इक्विटी इज अ कंसिडरेशन फॉर योर वैल्यू एडिशन. स्वेट इक्विटी इज अ कंसिडरेशन फॉर वैल्यू एडिशन. अगर आप, मैं इसका डेफिनेशन से ही आपको मैं बताता हूं, थोड़ा स्वेट इक्विटी का डेफिनेशन देख लेना भाई. आओ नीचे आओ, इतना नीचे नहीं जाना था. हाँ ये आ जाओ, क्लॉज 88 आ जाओ बेटा. स्वेट इक्विटी शेयर्स आए. बोलता है मींस, अगेन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, जितना हमने यहां बोला उतना ही है यहां पे, और कुछ नहीं. ठीक है. सच इक्विटी शेयर्स एज आर इशूड बाय अ कंपनी अगेन टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज एट अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश. बोल रहे आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो अपने ही डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को, वो भी डिस्काउंट में, या तो डिस्काउंट में या फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश. मतलब आप उनको शेयर्स देंगे बट दे विल नॉट गिव यू कैश, दे विल गिव यू समथिंग एल्स. सर क्यों दे रहे हैं हम इन लोगों को? वाई आर वी गिविंग देम शेयर्स फॉर डिस्काउंट और वाई आर वी गिविंग देम शेयर्स फॉर फ्री? सर बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अस विद देयर नो हाउ. नो हाउ का मतलब कि कोई चीज जो उनको पता है कैसे करनी है वो हमको बताएंगे, हमारे साथ शेयर करेंगे. या दे विल मेक अवेलेबल सम राइट्स, फॉर एग्जाम्पल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उनके पास है, कोई सॉफ्टवेयर कोड, कोई एक्सेल शीट, कोई डेटा, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन उनके पास है जो हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार है, और उसके बदले वो हमसे शेयर्स मांग रहे हैं. ठीक है. let us take an example. Say for example I have say for example I am a director of a company. ठीक है. And I have developed a code. I have an application जिसका पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज रजिस्टर्ड इन माय नेम. ठीक है. एंड दिस कोड, दिस एप्लीकेशन कैन बी अ गेम चेंजर फॉर अ कंपनी. एंड दिस इज कंप्लीटली डायरेक्टर्स प्रॉपर्टी. डायरेक्टर ने खुद अपने फ्री टाइम पे अपने घर पे बैठ के एक कोड, एक एप्लीकेशन, एक कोडिंग किया है जो हमारी कंपनी के लिए तो बहुत अच्छा हो सकता है. इनफैक्ट किसी भी कंपनी के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग हो सकता है, जिससे कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत सारा सुधर सकता है. तो कंपनी ने वाजिब सी बात है डायरेक्टर से कहा कि अरे वाह कितना अच्छा कोड और एप्लीकेशन आपने लिखा है, व्हाई डोंट यू अप्लाई दैट इन आवर कंपनी. तो डायरेक्टर बोलता है व्हाई? सी दिस इज माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिस इज माय asset, this is my right, why should I give you my asset for free? इनफैक्ट अगर मुझे बेचना ही है तो मैं तो मार्केट में जाऊंगा भाई, जो हाईएस्ट रुपए देगा मैं उसको बेचूंगा. why should I give it to you for free? तो कंपनी बोलती है अरे नहीं नहीं, मैं ऑफकोर्स मैं समझता हूं कि आपने इस पे बहुत मेहनत की है, ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आपका कोड है, आपका प्रोग्राम है, आप इसको फ्री में मत करो. ओके, यू गिव इट टू अस एंड इन रिटर्न विल गिव यू समथिंग. तो डायरेक्टर बोलता है ठीक है, दे दो 1 करोड़ रुपए, दे दो 1 करोड़ रुपए, लेके जाओ कोड, टेक द एप्लीकेशन एंड यूज, जो करना है करो, मेरे को 1 करोड़ दे दो. कंपनी बोलते हैं नहीं 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 नहीं. देखो सर, हमेशा याद रखना 2 तरह की डील होती है. एक होती है कैश डील, जो कि ये मांग रहा है कि भाई आप मेरे से कोड लो, आप मेरे को 1 करोड़ दो, मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, आपको उस कोड को बेचना है, यूज करना है, डिस्ट्रॉय करना है, आपकी मर्जी. और एक होता है इक्विटी डील. इस इक्विटी डील में क्या होता है, कंपनी बोलती है ऐसे नहीं चलेगा, आप हमें कोड दे दो और बाद में अगर कोड में कुछ चेंजेस करने रहे तो आप तो हाथ खड़े कर दोगे, आप बोलोगे भाई मैंने कोड बेच दिया, अब इसके अब पे कुछ और करना है तो फिर से आप पैसे मांगोगे. सही है कि नहीं बात? कल को इस कोड में कुछ भी चेंज करना हो, कुछ भी बदलना हो और हमको नहीं जम रहा है या हमसे नहीं हो पा रहा है बराबर से, आप तो हाथ खड़े कर दोगे, आप बोलोगे भाई मैंने बेच दिया, मुझे पैसा मिल गया, मैं बाहर जा रहा हूं, अब तुम देख लो तुम्हारे को क्या करने है.
इसलिए हम आपको पैसा नहीं देंगे, लेकिन हम आपको 1 करोड़ वर्थ के शेयर्स देने के लिए तैयार है। अब इससे, अब आप बोलेंगे सर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस है, पैसा देना क्या शेयर्स देना क्या, एक ही बात है। एक बात नहीं है बेटा, अगर आप उसको पैसा दे दोगे तो पैसा लेके निकल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको शेयर्स दे दोगे तो नाउ ही इज अ पार्ट ऑफ योर कंपनी इटसेल्फ। अब अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है इस कोड की वजह से, तो इसके भी तो शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा और उसका भी तो बेनिफिट होगा। और एट द सेम टाइम इस कोड को अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या कंपनी लॉस में चली जाती है, इसके शेयर्स का वैल्यू भी कम होगा और उस पर्टिकुलर डायरेक्टर का भी नुकसान होगा। तो अगर उसको अब अपने वर्थ निकालनी है, तो अब टोटली उसको उसके ऊपर है कि भाई जो वैल्यू एडिशन उसने हमको दिया उसका बेस्ट आउटपुट निकलवाए, क्योंकि वो जब उसका बेस्ट आउटपुट निकालेगा, कंपनी को बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट होगा, तो उसके शेयर्स का बेस्ट पॉसिबल प्राइस भी बढ़ेगा। सो इसका बोलते हैं इक्विटी डील। इसमें आप लोगों को फंसा देते हो कि भाई तुमसे हम ले रहे हैं, हम आपसे डिजाइन परचेस कर रहे हैं, नो हाउ परचेस कर रहे हैं, कॉपीराइट परचेस कर रहे हैं, ट्रेडमार्क परचेस कर रहे हैं, कोई भी डेटा परचेस कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू एडिशन परचेस कर रहे हैं, तो वो वैल्यू एडिशन हम आपको कैश ना देते हुए हम आपको शेयर्स देते हैं। आप खुद कंपनी का पार्ट बनो और आप उसको बेस्ट पॉसिबल वे में कंपनी के लिए काम करो, ताकि हम आगे इसको और बढ़ा पाए। तो ये होता है स्वेट इक्विटी शेयर। Now, what is the difference between ESOP and sweat equity? ESOPs are there to lure or to keep the employees motivated to work hard in the company. Sweat equity is not issued to all. Sweat equity is only issued to that particular employee who is offering us something in return. ये खाली पीली दिए नहीं जाते कि भाई आपको मैं स्वेट इक्विटी देता हूं, आप बस कंपनी में टिके रहो ना, वो ESOP है। स्वेट इक्विटी मैं आपको तभी दूंगा जब इन रिटर्न आप भी मुझे कुछ दे रहे हो। सो याद रखना बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर्स इज नॉट गिवन फॉर फ्री, इट इज ऑलवेज देयर फॉर अ कंसिडरेशन। लेकिन अगर आप एसॉप्स दे रहे हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दे रहे हो, दे आर द डिस्काउंट इज देयर गिवन इज फ्री, कि भाई आप बस कंपनी में टिके रहो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। स्वेट इक्विटी ऐसा नहीं है, यहां पे आपको शेयर्स पे डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि उतने वर्थ का वैल्यू आप हमको दे रहे हो। यहाँ पे मैं आपको शेयर्स फ्री में दे रहा हूं क्योंकि उसके बदले का उतने वैल्यू का वैल्यू एडिशन आप मुझे दे रहे हो। कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कोई राइट है, कोई कोड है, कुछ तो आपके पास वैल्यू एडिशन है जिसका मैं एक वैल्यू निकाल सकता हूं, जिसको मेरे को एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, जिसकी वजह से आई कैन सी कि फ्यूचर में आई विल गेट कैश, नेट इनफ्लो ऑफ कैश बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू एडिशन, और तब मैं आपको स्वेट इक्विटी देता हूं। अब आप अगर एक नॉर्मल गूगल रिसर्च भी करते हो, मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर आप एक प्लेन रिसर्च करते हो जिसमें आप लिखते हो स्वेट इक्विटी वर्सेस एसॉप, देखो यहां पे आ ही गया, आपको एक बहुत अच्छा राइटअप इसके लिए मिलेगा। हाँ, यही मैं ढूंढ रहा था, बहुत अच्छा राइटअप है, आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। बोलता है एसॉप्स, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको पढ़ा रहा हूं। एसॉप्स आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव एंड एज अ रिटेंशन प्लान टू डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज। आप समझ रहे हो इनका इंटेंशन क्या है? इसका इंटेंशन है कि अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रखना, उनको इंसेंटिव देना और उनको अपने कंपनी से चिपकाए रखना, कंपनी से जाने नहीं देना। दे डू नॉट क्रिएट एन ऑब्लिगेशन एंड इट इज फ्रॉम अ राइट गिवन टू एन एम्प्लॉय टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू परचेज द शेयर्स। लेकिन स्वेट इक्विटी ऐसा नहीं है। दे आर इश्यूड टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स एज अ कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग आईपीआर, नो हाउ और वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। सो यहां पे मैं आपको मोटिवेटेड रखने या कंपनी से जुड़ा रहने के लिए स्वेट इक्विटी नहीं दे रहा, वो एसॉप्स है। स्वेट इक्विटी दे रहा हूं बिकॉज उसके बदले में आप भी मुझे कुछ न्यू हाउ टेक्निकली कुछ आप मेरे को दे रहे हो। सो देयर इज अ म्यूचुअल कंसिडरेशन इन स्वेट इक्विटी, ठीक है सर। एसॉप इज ग्रांटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन। हम एम्प्लॉइज को ऑप्शन देते हैं कि भाई हम आपको एक रेट बताएंगे, हम आपको एक डेट बताएंगे, उस फ्यूचर डेट पे, उस फ्यूचर रेट पे उतने नंबर ऑफ शेयर जो हमने आपको ऑप्शन दिए वो परचेस करने का अधिकार आपके पास होगा। अगर आप चाहते हो उसको परचेस करना तो आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है नहीं है वर्थ तो आप मत परचेस करना, बट हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये यूजुअली एम्प्लॉइज डायरेक्टर्स को देते हैं। स्वेट इक्विटी डायरेक्टली अलॉट होते हैं। स्वेट इक्विटी के लिए कोई वेस्टिंग पीरियड वगैरह कुछ नहीं होता है। स्वेट इक्विटी डायरेक्टली अलॉट होते हैं एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को, and as a result of some value addition that they are giving to us. So it's like a consideration. आपने कुछ सामान दिया, मैंने उसके बदले पेमेंट किया, तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ शेयर्स से, स्वेट इक्विटी से, और आप मुझे कुछ तो नो हाउ टेक्निकल, नो हाउ एडवांसमेंट, वैल्यू एडिशन आप मेरे को दे रहे हो। सर अब परमानेंट, हाँ, एलिजिबिलिटी इज समथिंग आई थिंक अभी आप लोग, इट विल बी टू सून अगर मैं इस एलिजिबिलिटी पॉइंट में अभी जाऊँ, तो मैं अभी पर्पसफुली एलिजिबिलिटी स्किप कर रहा हूँ। आई एम पर्पसफुली स्कीपिंग द एलिजिबिलिटी बिकॉज इट इज टू सून। अभी हम हमारे बोलते ना सीए इंटर के सिलेबस के स्टार्ट में,
और मेरे को लगता है आपके लिए झेलने की कैपेसिटी के बियॉन्ड चला जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी वो एलिजिबिलिटी को स्किप कर रहा हूँ, कंसिडरेशन पे आता हूँ। सर द कंसिडरेशन फॉर एसॉप इज पेड इन कैश, मतलब जो भी आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा फ्यूचर में आप बाय कैश बाय बैंक पे करेंगे। स्वेट इक्विटी में कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंप्लीटली ₹0 पे भी शेयर्स इशू हो सकते हैं, प्रोवाइडेड जो वैल्यू एडिशन है उसका वर्थ उतना होना चाहिए। सो स्वेट इक्विटी शेयर का अदर देन कैश भी हो सकता है, उसको डिस्काउंट भी मिल सकता है, पार्टली कैश पार्टली डिस्काउंट भी हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है लॉक इन पीरियड। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का अर्थ होता है कि अगर आप ये शेयर्स आपको अलॉट होते हैं तो क्या आप तुरंत इन शेयर्स को आगे पलट सकते हो, बेच सकते हो। तो लॉ कहता है कि अगर मैं बात करूं एसॉप्स की, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की, तो वो कंपनी डिसाइड करेगी कि उनका लॉक इन पीरियड कितना होगा। यूजुअली कंपनी 3 साल 4 साल 5 साल का लॉक इन पीरियड रखती है। लॉक इन पीरियड क्यों रखती है अब वो भी समझना। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, सभी लोग है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। चलो मैंने अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए मैंने आज उनको शेयर्स परचेस करने का ऑप्शन दे दिया। ध्यान से सुनना, उनको बोला आज से 1 साल बाद यू विल गेट एन ऑप्शन टू परचेस 100 शेयर्स एट ₹100। लेट्स टेक एन एग्जांपल, नो मैटर द मार्केट वैल्यू 1000 भी रहे तो भी आपको 100 में दे दूंगा मैं 100 शेयर्स। 1 साल बाद एम्प्लॉयज ने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया और एम्प्लॉयज को शेयर्स अलॉट हो गए। अब द मोमेंट शेयर्स अलॉट हो गए, नाउ व्हाई विल एम्प्लॉयज स्टे नाउ। सुनना मेरी बात, तुम उसको लास्ट 2 साल से शेयर्स का लड्डू दिखा के रोक के रखे हो, पर अब तो उसको शेयर मिल गए ना, अब वो लड्डू उसके हाथ में है, अब वो लड्डू खा रहा है। नाउ व्हाट मोटिवेशन इज लेफ्ट फॉर हिम टू वर्क हार्ड इन द कंपनी। सर नथिंग। तो अब वो क्या करेगा, अब वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा। और जाते भी है बहुत लोग, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान लेकर जाते भी है लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जाते। और अब वो तो घूमेगा या वो काम करना बंद कर देगा। तो लॉ कहता है अगर आप एम्प्लॉय हो, आप लॉन्ग टर्म अप्रोच कर रहे हो, हम आपके ऊपर एक लॉक इन पीरियड लगा देंगे। जब तक वो लॉक इन पीरियड खत्म नहीं होता आप शेयर्स लेके घूम तो सकते हो मगर आप शेयर्स बेच नहीं सकते। अब ऐसे में अगर ये सारे एम्प्लॉयज इतना अच्छा काम करके शेयर्स लेते हैं और बाद में अगर काम करना बंद करते हैं और कंपनी का फिर से वैल्यू डाउन होता है तो उनके शेयर्स का भी वैल्यू डाउन होगा। और लॉक इन पीरियड लंबा होने के कारण वो अगर काम नहीं करेंगे तो उनका पूरा वो शेयर का वर्थ 0 भी हो सकता है। and therefore even after receiving shares the employees tend to get work harder because उनको उनके शेयर की वैल्यू बढ़ानी है, बिकॉज वो बेच 5 साल बाद सकते हैं, 3 साल बाद बेच सकते हैं, जो भी एक टाइम पीरियड डिसाइड किया है। तो इसलिए टू कीप देम मोटिवेटेड इवन आफ्टर गेटिंग शेयर्स, ये एक तरीका होता है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस स्वेट इक्विटी। तो लॉक इन पीरियड स्वेट इक्विटी का खुद कंपनीज एक्ट ने सेट कर दिया है। हम लोग एक ये चैप्टर पढ़ेंगे, कंपनीज शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर है, वो चैप्टर के अंदर हम लोग मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर नंबर 4 है, उसके अंदर हम बताएंगे कि स्वेट इक्विटी का लॉकिंग पीरियड है 3 साल, इसको आप ना कम कर सकते हो ना बढ़ा सकते हो, ठीक है। प्राइसिंग गाइडलाइंस अभी आपके लिए, आप बहुत एमेच्योर हो उसके लिए। रेस्ट्रिक्शंस ये भी अभी आपके, इसके लिए अभी आप मतलब अभी आप थोड़े से एमेच्योर हो, तो वो जब डिटेल में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना शेयर कैपिटल डिबेंचर, तो ये दोबारा आने वाला है, तब हम आपको मैं जो जो बीच बीच के मैंने आपको चीजें बताई नहीं ना, वो मैं आपको तब बताऊंगा, बिकॉज तब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अप टू पार रहेगा और आप इसको आराम से समझ पाएंगे। एज ऑफ नाउ आप बेसिकली समझे क्या एसॉप्स का इंटेंशन क्या है और स्वेट इक्विटी का इंटेंशन क्या है। एसॉप इज देयर टू इंसेंटिवाइज एंड रिटेन एम्प्लॉय। Sweat equity is given as a consideration for some value addition given by the directors or employees. So this is the basic difference between both the concepts. आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इन दोनों का डिफरेंस अभी के लिए लिख के रख सकते हो अपने बुक में, आगे जाकर जब आप चैप्टर 3-4 पढ़ लोगे उसके बाद आपको डिफरेंस लॉजिकली समझेंगे, अभी आपको समझेंगे नहीं, ठीक है। चलो तो स्वेट इक्विटी हो गया और इसको टिक मार देता हूं मैं फटाफट। अब हमारा ज्यादा कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से, एसॉप भी हो गया ना ऊपर, फ्री रिजर्व्स कर लेते हैं अभी हम लोग। एसॉप्स कहाँ गया, हाँ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान हो गया। और ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कल, एक्सपर्ट है ना, इस पे भी टिक मार दो भाई, डन है ये भी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया, फाइनेंशियल ईयर मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आते हैं हम लोग फ्री रिजर्व्स पे। आर यू गाइस रेडी। सर अगर कंपनी में कोई सीए है उसको भी स्वेट मिल सकता है क्या।
कंपनी में सीए मतलब एज एन एम्प्लॉय अगर है तो ऑफकोर्स मिलेगा, क्यों नहीं, अगर आप एम्प्लॉय डायरेक्टर हो क्यों नहीं मिलेगा, है ना। चलो चले अभी आगे, ओके चलो लेट्स गो। सो गाइस लेट्स स्टार्ट फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? अब फ्री रिजर्व्स का डेफिनेशन भी आप देखेंगे यहां पर, इंक्लूसिव नहीं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, मीन से स्टार्ट हो रहा है। मीन्स सच रिजर्व्स which as per the latest audited balance sheet of the company are available for distribution as dividend। वो पैसा, वो लावारिस पैसा जिसका कोई और पर्पस नहीं है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, जो हमारे कंपनी के जनरल रिजर्व का पार्ट बनता है, फ्री रिजर्व्स का पार्ट बनता है, वो हमारे कंपनी का बचा हुआ पैसा है जो कंपनी जिस काम के लिए चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है। कंपनी को किसी और कंपनी को एक्वायर करना है, आप फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको मतलब से फॉर एग्जांपल कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करना है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बोनस देना है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये पैसा किसी भी एक पर्टिकुलर उद्देश्य से हमारे पास रखा हुआ नहीं है, ये हमारे ओवर द ईयर्स जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, वो वाला पैसा है। सो इट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड अमॉन्ग मेंबर्स, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग अमाउंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री रिजर्व्स। ऑफकोर्स सी बात है, ये सब जो अमाउंट है आइदर इनरियलिस्टिक होंगे, अनरियल होंगे, या हमने नॉर्मल प्रॉफिट से नहीं कमाए होंगे। जैसे सर एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन्स। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अनरियलाइज्ड एंड नोशनल गेन। से फॉर एग्जांपल आपने यूएसए में कुछ एक्सपोर्ट किया था और उसका पैसा आपको नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है या नेक्स्ट मंथ मिलने वाला है, ठीक है। आपने एक्सपोर्ट किया था से फॉर एग्जांपल 25 ऑफ मार्च को, और आपको उसका पेमेंट मिलने वाला है से फॉर एग्जांपल 5 ऑफ अप्रैल को। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो जाएगा और 5 अप्रैल मतलब ये नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। अब हम देखते क्या है कि एज ऑन 31 मार्च जो फॉरेन एक्सचेंज है, यूएस डॉलर का जो रेट है वो इन आवर फेवर टर्न हो गया। मतलब अभी हमको ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलने वाला है कंपेयर टू अर्लियर। मतलब जो बिल अमाउंट था, जैसे अभी कैसे एक्सप्लेन करूं, से फॉर एग्जांपल यहां पर $1 वॉज इक्वल टू लेट्स से 90 रुपीज। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, कि भाई अगर आपको मतलब $1 अगर आपको मिलता है तो उसका 90 रुपीज होने वाला था, ठीक है। बट 31 को वो से फॉर एग्जांपल 95 हो गया, तो अभी मिलेगा तो हमको $1, बट उसके बदले में हम यहाँ पे खर्चा 95 रुपीज का कर सकते हैं। पहले सिर्फ 90 रुपीज वर्थ का खर्चा कर सकते थे, अब 95 ने कि हमारा बेनिफिट हो गया, गेन हो गया। तो अब यहां पर टेक्निकली स्पीकिंग जो पैसा हमको मिलेगा है ना 5 अप्रैल को, वो अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो इट विल बी मोर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं $100 का अगर बिल होगा तो $100 का मतलब क्या होता है यहाँ पे 9,000, करेक्ट। लेकिन यहां पर 9,500 हो जाएगा, यानी आप देख रहे हो 500 रुपए ज्यादा मिले अपने को। टेक्निकली ज्यादा है नहीं, मिले हैं नहीं, ये 31 मार्च का सिर्फ एक असम्पशन है, क्योंकि पैसा तो आपको अप्रैल में मिलने वाला है। लेकिन इस असम्पशन को, इस इनकम को भी हम रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं एज अनरियलाइज्ड इनकम, नोशनल इनकम, जो मिलना है नहीं। हाँ, हेलो रीना शर्मा, वेलकम टू द क्लास बेटा, गुड आफ्टरनून। जो अभी मिला है क्या, जेब में 9500 आया क्या? नहीं सर, डॉलर पेमेंट हुआ ही नहीं अभी। ये सिर्फ किताबों में ये हरकतें हो रही है, रियल वर्ल्ड में नहीं। तो कोई भी तरह का अनरियलाइज्ड गेन है या नोशनल गेन है अगर आपका, है ना, जो आपके बुक में नजर आ रहा है, या तो आपने असेट्स को रीवैल्यू किया है। जैसे सर से फॉर एग्जांपल आपके बुक्स में एक लैंड था जो कॉस्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट पे था। हिस्टोरिकल कॉस्ट वाज से फॉर एग्जांपल 8,50,000। तो आज भी आपके बैलेंस शीट में वो लैंड 8,50,000 पे ही दिख रहा था, जबकि ये लैंड एक्वायर किया गया था 2000 में, ठीक है। और आज 2024 चल रहा है। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि लास्ट 24 सालों में ये 8.5 लाख का जो लैंड है वो आज गिर से गिलात में 60 लाख का या 50 लाख का तो हो गया होगा। बट आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है 8.5 लाख का। तो आपने क्या किया, इसको फेयर वैल्यूएशन पे लाया, हिस्टोरिकल कॉस्ट से आप उसको फेयर वैल्यू पे लाए। आप जब इसको फेयर वैल्यू पे लाओगे तो आपको एक प्रॉफिट होता दिखेगा कि सर हमारी एसेट जो आज जिसकी वैल्यू 50 लाख की है,
है ना, 50 लाख की हमने परचेस की थी केवल 8,50,000 में, हमको 41,50,000 का प्रॉफिट हो गया। क्या आपको एक्चुअली 41,50,000 का प्रॉफिट हुआ है? हैव यू एक्चुअली सोल्ड द लैंड? सर नहीं, लैंड तो पहले भी हमारी थी, अभी भी हमारी है। देन डिड यू गेट दिस 41,50,000 इन योर बैंक अकाउंट एज अ प्रॉफिट? नो। तो यू हैव जस्ट सिंपली, इट इज अ रीवैल्यूएशन गेन, कि सर असेट को रीवैल्यू किया तो उसका गेन आया और आपने उसको से फॉर एग्जांपल एक रिजर्व बना के रख दिया, उसको बोल दिया आपने नाम रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व बना है ना, ये फ्री रिजर्व नहीं है, इसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं है, ये सिर्फ आपके ख्यालों में है, किताबों में है, रियल में नहीं है। ऑन वर्किंग एज एन अकाउंटेंट, ओके दैट्स अमेजिंग रीना, गुड टू नो बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो। तो सर आपने बोला ये रिवैल्यूएशन है ना, वेदर यू शो इट एज अ रिजर्व और अदरवाइज। सर कभी कभी क्या होता है, वी चेंज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट और लाइबिलिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी इंक्लूडिंग सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द मेजरमेंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई डेरिवेटिव है, अगर आपके पास कोई ऐसा ऐसा असेट है जो फ्लक्चुएशन हो सकता है, जिसमें मार्केट रेट फ्लक्चुएशन, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट पड़ता है, तो उन सबको आप फेयर वैल्यूएशन पे लेकर आओगे, फेयर वैल्यूएशन पे लाओगे जब, तो उसमें ऑफकोर्स सी बात है, कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकता है। बट ये प्रॉफिट और लॉस जो है, ये दोनों अनरियलाइज्ड है, दोनों रियल नहीं है, सिर्फ बुक्स में आ रहा है बिकॉज ऑफ जस्ट रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी। आपके एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो आपको प्रॉफिट हो गया, आपके लाइबिलिटी का वैल्यू घट गया, वो भी तो आपका इनडायरेक्टली प्रॉफिट हो गया। बट क्या इन प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो? नहीं। तो लॉ कहता है फिर इसको फ्री रिजर्व्स में काउंट करना नहीं, इसको फ्री रिजर्व्स में काउंट करना नहीं। तो फ्री रिजर्व्स मतलब रिजर्व्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। इसमें किसी भी तरह का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड गेन, नोशनल गेन, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट का गेन, एनी चेंज इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट की वजह से आने वाला गेन, या चेंज इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी की वजह से आने वाला गेन या रिजर्व, इसमें आएगा नहीं। दे आर नॉट फ्री रिजर्व्स इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है सर, ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, एग्जाम में पूछी जाती है बहुत फ्रीक्वेंटली, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाएगी बिकॉज आगे फ्री रिजर्व्स का क्या क्या करना है, या कौन से काम के लिए फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे लॉ में फ्री रिजर्व्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देन लेट्स मूव टू ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, अगेन एन एडवांस कंसेप्ट। मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका अभी देने वाला हूं, मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको आगे आने वाले चैप्टर शेयर कैपिटल डिवेंचर वगैरह में दूंगा। ठीक है, अभी आप उसका एक बेसिक समझ लो। से फॉर एग्जाम्पल, आई एम, ऑफ कोर्स एग्जाम्पल क्या, आई एम लिविंग इन इंडिया, राइट, यू वी ऑल आर लिविंग इन इंडिया, करेक्ट। नाउ से फॉर एग्जाम्पल, दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन जापान और चाइना or USA, can you sitting here in India invest into the shares of those companies directly? क्या आप यहां इंडिया में बैठे बैठे किसी भी ऐसी कंपनी, मैं फॉरेन कंपनी भी नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसी कंपनी कह रहा हूं जो टोटली इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस भी बाहर है, वो बाहर, फॉर एग्जाम्पल एनी फॉर एग्जाम्पल एप्पल, आई वांट टू इन्वेस्ट इन से फॉर एग्जाम्पल स्पेस एक्स, आई वांट टू इन्वेस्ट इन बोरिंग कंपनी बाय इलॉन मस्क, उसका इंडिया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोरिंग कंपनी का इंडिया में कुछ नहीं है, वो यूएसए में रजिस्टर्ड है, यूएसए में उसका सब कुछ है। अगर मेरे को वहां पे इन्वेस्ट करना है, कैन आई इन्वेस्ट? नहीं, डायरेक्टली मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, डायरेक्टली आई कैन नॉट। ठीक है, सिमिलरली लेट्स आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन, say you are a company here in India, let's say if you are a company, say आप हो Siemens, ठीक है, या let's say TCS, या let's say Infosys, and you want to raise funding beyond the borders of our nation, maybe you want to raise funding from Europe, China, Japan, Australia, USA, और क्या आप वहां से पैसा डायरेक्टली फंड यहां पे ले सकते हो? आंसर इज नहीं। तो ऐसे में ग्लोबल ट्रेड पॉसिबल हो, इसीलिए एक कंसेप्ट आया था डिपॉजिटरी रिसीट्स का। ठीक है, अच्छा
गलत फहमी मत रहना कि डिपॉजिटरी रिसीट एक सिंगल कंसेप्ट है। डिपॉजिटरी रिसीट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत कॉमनली हमारे सिलेबस में ही 3 तरह की डिपॉजिटरी रिसीट्स की बात मैं करूंगा। पहले बात करूंगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स जिसे हम एडीआर कहते हैं, फिर बात करूंगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जिसे हम जीडीआर कहते हैं, और एक पार्ट पे तो हम लोग आईडीआर की भी बात करेंगे, दैट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। कंसेप्ट मोटा मोटी सेम है, कंसेप्ट मोटा मोटी सेम है विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंसेस, राइट। बट मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं क्या है। कंसेप्ट क्या है, ये से फॉर एग्जाम्पल हमारा कंट्री है, ठीक है। इसको एक काम करता हूं, मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से दिस इज अ डोमेस्टिक कंट्री। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे को एडीआर जीडीआर आईडीआर तीनों के लिए एक कंबाइंड कंसेप्ट लेना है, ताकि आप इसमें कोई भी डीआर लगा लो, कोई भी डिपॉजिटरी लगा लो, ठीक है। ये डोमेस्टिक कंट्री और ये है फॉरेन कंट्री। क्लियर। डोमेस्टिक कंट्री की एक डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है। नाउ और फॉरेन कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टर्स है, ठीक है। अब हमको क्या करना है ना, इनका पैसा इनके बिजनेस से जोड़ना है, और ये डायरेक्टली मुमकिन नहीं है। हु विल रेगुलेट? अगर आप एक एक फॉरेन इन्वेस्टर को हमारे इंडिया की एक एक कंपनी में अगर इन्वेस्ट करे दोगे, हु विल रेगुलेट? वो सेल परचेस पे कैपिटल गेन टैक्स कौन लगाएगा? बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स आएंगे जब हमको समझ में नहीं आएगा। फिर हमको हमारे कंपनीज, इंडियन कंपनीज को कौन ओन कर रहा है, कौन फंड कर रहा है, कैसे समझेगा? फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी है अगर, और पाकिस्तान से डायरेक्ट बल्क इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इंडिया की कंपनी इंडिया की होते हुए पाकिस्तान के लिए काम कर रही है। तो ये सेफ्टी सिक्योरिटी रिस्क भी है, ये थ्रेट है, फाइनेंशियल थ्रेट हो सकता है, टेररिस्ट रिलेटेड थ्रेट हो सकता है, ओनरशिप रिलेटेड, तो बहुत सारे पंगे हैं। तो मैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट तो अलाउ नहीं कर सकता, एक कोई ना कोई मेरे को उसके लिए रेगुलेटर लगेगा, ठीक। हालांकि आज के डेट में एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या बोला, हमने बोला ये डोमेस्टिक कंपनी को कि आप अपने शेयर एक कस्टोडियन को दे दो, कस्टोडियन बैंक इनको दे दो, ठीक है। इनको इनके नाम पे अलॉट कर दो, इनको अलॉट कर दो। और कस्टोडियन बैंक को बोला कि आप एक काम करो, आप एक कस्टोडियन एग्रीमेंट कर दो, फॉरेन डिपॉजिटरी के साथ। हमारे डिपॉजिटरी समझते हो आप लोग? नहीं पता? मैं आपको भी बता, डिपॉजिटरीज मतलब जो देश में शेयर्स के रिलेटेड चीजें देखते हैं। हमारे देश में एनएसडीएल और सीडीएसएल है। आपने सुना है एनएसडीएल और सीडीएसएल के बारे में बेटा? देखा आपने एनएसडीएल? नहीं पता? तो ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड जो है, हमारे देश के दो मेजर डिपॉजिटरीज है, एनएसडीएल सीडीएसएल। पूरे शेयर्स का डीमटेलाइजेशन से तो लेकर शेयर ट्रेडिंग से लेकर हर चीज को देखने का काम ये लोग करते हैं, डिपॉजिटरीज। एनएससी बीएससी आर स्टॉक एक्सचेंजेस ब्रो, श्रेया। एनएससीज एंड बीएससीज आर स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस आर नथिंग बट अ प्लेस, अ प्लेटफॉर्म where a trader and a buyer or seller can meet and they can, it's just a floor। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये फिजिकली फ्लोर हुआ करते थे। आप लोगों ने देखा होगा हर्षद मेहता के स्कैम के वीड्स में कि वहां पे एक फ्लोर है, लोग चिल्ला रहे हैं, चिट्ठियां दे रहे हैं, घंटा बज रहा है। लिटरली इट स्टार्टेड एज अ फ्लोर जहां ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी, ठीक है। देन ग्रेजुअली दे शिफ्टेड टू कंप्लीट ऑनलाइन ट्रेडिंग, एंड आज इट स्टिल एनएससी बीएससी इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, जस्ट अ मार्केट। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, चलो ठीक है, वो हम फ्यूचर में उसके अंदर जाएंगे, जहां पे बायर और सेलर मिलकर ट्रेडिंग करते हैं। बट ये बायर और सेलर मिलके क्या ट्रेड कर रहे हैं? ये लोग शेयर्स बेच रहे हैं ना। ये फिजिकली शेयर होता है क्या? अगर मैं पुणे में बैठ के
अगर मैं बीना चौहान के शेयर्स परचेस करता हूं, लेट्स से बीना चौहान राजस्थान में रहती है, तो क्या मुझे राजस्थान ट्रैवल करना पड़ेगा या बीना चौहान को पूना आना पड़ेगा शेयर बेचने खरीदने? नहीं, मैं अपने घर पे बैठा हूं, वो अपने घर पे बैठी है, वो अपने डीमैट अकाउंट से सेल कर रही है, मैं अपने डीमैट से परचेस कर रहा हूं, उसके डीमैट से शेयर्स माइनस हो जाएंगे, मेरे डीमैट में ऐड हो जाएंगे। तो ये डीमैटेलाइजेशन का पूरा प्रोसेस, ये पूरे ट्रांजैक्शन, इनका रिपोर्टिंग, ये सब एनएसडीएल और सीडीएसएल मैनेज करते हैं देश के अंदर। तो उन मतलब ये डिपॉजिटरीज है, इन डिपॉजिटरीज के अंदर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, जो लोग रजिस्टर्ड है, जो उनके अंडर हमारे अकाउंट्स खुले होते हैं, डीमैट अकाउंट्स, और वो डीमैट अकाउंट्स में हम सेल और परचेस कर रहे होते हैं। सो व्हेनेवर यू परचेज, व्हेनेवर यू सेल, तो सब आपके डीमैट, जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है ना, अगर मैं अभी आप वरुण तिवारी को, अगर मैंने अभी 100 रुपए मैंने पेटीएम किए, यूपीआई किए, तो वरुण तिवारी के बैंक अकाउंट में 100 रुपए क्रेडिट होंगे, और वरुण तिवारी ने अगर श्रेयास सिंह को 100 रुपए ट्रांसफर किए, तो वरुण के अकाउंट में 100 रुपए माइनस होंगे, डेबिट होंगे, लेकिन श्रेया के अकाउंट में इमीडिएटली क्रेडिट होंगे। ठीक वैसे ही अगर मैंने 100 शेयर्स वरुण को बेचे, तो वो 100 शेयर्स मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे और वरुण के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। वरुण ने अगर उसको फिर आगे वानी को बेचा, तो वरुण के इसमें से डेबिट हो जाएंगे, वानी के इसमें क्रेडिट हो जाएंगे। इतना ये जो पूरा प्रोसेस है, ये एनएसडीएल सीडीएसएल हमारे देश के डिपॉजिटरी संभालते हैं, और ऐसे हर देश में डिपॉजिटरीज है। तो अब हमने क्या किया, अब देखो फॉरेन, हमारी जो कंपनी है फॉर एग्जांपल रिलायंस, अब रिलायंस कंपनी ये फॉरेन डिपॉजिटरी के नाम पे भी शेयर इशू नहीं कर सकती, वो फॉरेन से फंडिंग आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने डोमेस्टिक कंपनी ने डोमेस्टिक बैंक के कस्टोडियन बन के, डोमेस्टिक बैंक को कस्टोडियन बना के शेयर्स उनको अलॉट कर दिए। और कस्टोडियन बैंक ने शेयर्स क्यों एक्सेप्ट किए? बिकॉज देयर वाज अ कस्टोडियन एग्रीमेंट बिटवीन दिस डोमेस्टिक बैंक and a foreign depository, जहां पर foreign depository has asked our custodian bank to get that many shares allotted in its name on behalf of foreign depository। इसलिए मैं इसको custodian bank बोल रहा हूं, इसके पास सिर्फ कस्टडी है। Who is the owner of the shares? सर ये शेयर्स का असली ओनर है फॉरेन डिपॉजिटरी। अब से फॉर एग्जाम्पल यहां पर 10,000 शेयर्स का आपने इनके नाम पे कस्टोडियन बैंक के पास ट्रांसफर कर दिया इन द फेवर ऑफ फॉरेन डिपॉजिटरी। अब ये फॉरेन डिपॉजिटरी क्या करती है मालूम? ये फॉरेन डिपॉजिटरी यहां से डिपॉजिटरी रिसीट्स बनाती है। क्या बनाती है? डिपॉजिटरी रिसीट्स बनाती है, और ये डिपॉजिटरी रिसीट्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और ये पैसा ये फॉरेन डिपॉजिटरी कस्टोडियन बैंक के थ्रू, ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक कंपनी तक पहुंचाती है। भाई कंपनी अगर शेयर इशू करी फोकट में करेगी क्या? नहीं। तो जब यहां पे शेयर्स इशू हो रहे हैं, ये मैंने बोला ही था आपको, तो जब यहां पे शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो इन शेयर्स के बदले आपको पैसा भी तो मिलेगा, तो पैसा आपको बैंक देगी। और आपको मैंने जस्ट बताया बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? फॉरेन डिपॉजिटरी देगी। और फॉरेन डिपॉजिटरी पैसा कहां से लाएगी? तो फॉरेन डिपॉजिटरी अपने देश में डिपॉजिटरी रिसीट्स देगी, और वो डिपॉजिटरी रिसीट्स एक ट्रेडेबल सिक्योरिटी है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स परचेस करेंगे। अब अगर आपको, अगर मैं यहां पे, मैं अगर मिस्टर जॉन हूं, ठीक है, मुझे, और ये है रिलायंस, अगर मिस्टर जॉन को रिलायंस के 100 शेयर्स परचेस करने हैं, तो क्या करेगा? सिंपली उसके 100 डिपॉजिटरी रिसीट्स ले लेगा। वो 100 डिपॉजिट रिसीट्स का पैसा फॉरेन डिपॉजिटरी के थ्रू, कस्टोडियन बैंक के थ्रू डोमेस्टिक कंपनी रिलायंस में मिल जाएगा, और रिलायंस 100 शेयर्स कस्टोडियन बैंक के पास ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन डिपॉजिटरी होल्ड कर लेगी, और फॉरेन डिपॉजिटरी बोलेगी कि आपको मैं 100 शेयर्स के बदले का डिपॉजिटरी रिसीट्स देती हूं। तो बेसिकली जॉन हैज इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस, बट वी आर द रिसीट, वी आर द डिपॉजिटरी। अब अलग अलग कंट्रीज ये इशू करती है। अगर यहां पर, अगर ये फॉरेन ये जो कंट्री है, ये अगर यूएसए होता, तो यहां पर बन जाता एडीआर, इसे कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। ऑफ कोर्स ही बात है, दे आर डिनोमिनेटेड इन डॉलर। और अगर ये अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यूरोप होता, कुछ भी होता, तो इसे कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। दे आर यूजुअली डिनोमिनेटेड इन यूरो। और अगर ये इंडिया होता है ना, इंडिया होता अगर ये, तो ये होता इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स।
क्लियर है एवरीवन? विमलेश शर्मा, वेलकम विमलेश। बेटा आप मेरे को ये कर दो ना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो बेटा, और एल्स यू कैन फाइंड माय नंबर एनीवेयर, है ना। अभी आप अगर आपको कोई कोर्स रिलेटेड डाउट है तो आप ये जो लिंक यहाँ पे चैट में ना, उस पर भी आप जाकर बात कर सकते हो। बट एनीवेज इफ यू हैव एनी अदर थिंग यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी समहाउ, है ना। आई कांट शेयर माई नंबर, सो सॉरी। आप यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं हमारे एकाग्रता सीए के टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं हूँ, अब वहाँ से भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो इंडियन डिपॉजिट ये सब हो गया। हाँ, एक बार मैं इसका टेक्स्ट पढ़ता हूँ फिर आप, अच्छा ये कंसेप्ट मैंने अभी आपको पूरा नहीं पढ़ाया, मैं फिर से मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको एक ब्रीफ आउटलुक दे रहा हूँ। अभी ये आप समझ लो कि आपने एक मोटा मोटी कंसेप्ट समझा है कि डिपॉजिटरी रिसीट्स कैसी होती है। इस कंसेप्ट को हम दोबारा देखने वाले, बहुत इन डेप्थ देखने वाले, उसके रूल्स रेगुलेशंस भी देखने वाले हैं, लेकिन जब वो वक्त आएगा ना तब आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे उसके लिए। अभी आपको एक बेसिक आइडिया मेरे को देना था, मैंने दे दिया। सो मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट in the form of depository receipts by whatever name called, created by foreign depository outside India and authorized by the company making issue of such depository receipts. ठीक है, अगर आप देखने जाएंगे तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडीआर, जेडीआर, आईडीआर, वो डिफरेंस का भी एग्जांपल आप देख सकते, उसका भी डिफरेंस अवेलेबल है। ठीक है, इसको कर दो स्टार, आओ फटाफट इसको कर दो स्टार, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आगे जब हम सेक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा की मैनेजरल पर्सनल को पकड़ लो, की मैनेजरल पर्सनल विल बी रिस्पॉन्सिबल, की मैनेजरल पर्सनल विल बी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो की मैनेजरल पर्सन को साइन करने बोल दो, तो बहुत सी बार केएमपी आपके सामने आएगा, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि केएमपी मतलब क्या। तो आज आइए आपको हम बताएंगे कि ये केएमपी मतलब क्या, केएमपी में कौन कौन आता है। सो इन रिलेशन टू कंपनी, केएमपी मीन्स सबसे पहले सीईओ, एमडी और मैनेजर। अगर आपकी कंपनी में सीईओ है, एमडी है, मैनेजर है, तो वो आएंगे आपके केएमपी में। ठीक है, उसके अलावा जो आपके कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, सीएफओज होते हैं, है ना, ये भी की मैनेजरल पर्सनल में आते हैं। तो एक बार वापस देखना, सीईओ, एमडी, मैनेजर। उसके अलावा आपका सीएस, डब्ल्यूटीडी यानी कि होल टाइम डायरेक्टर, मैं इसको शॉर्ट में भी लिखते जाता हूं। ठीक है, सीईओ, एमडी, मैनेजर आ गया पहले, सीईओ, एमडी, मैनेजर। ठीक है, उसके बाद आता है सीएस ऑफ द कंपनी, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। इनके अलावा सम अदर ऑफिसर, सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर। ये डायरेक्टर्स के जस्ट नीचे के लेवल का एक बंदा है, और ये होल टाइम एम्प्लॉई हमारे कंपनी का होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, एंड हु इज डेजिग्नेटेड एज केएमपी बाय द बोर्ड, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्पेसिफिकली डेजिग्नेट किया है कि यू आर अ की मैनेजरल पर्सनल फॉर अस। बट सर ऐसा नहीं हो सकता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 4-5 लेयर नीचे आप किसी को केएमपी बोल रहे हो, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से होना चाहिए, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जस्ट एक लेवल नीचे कोई बंदा है, और अगर आप उसको केएमपी बोल के कैटेगराइज कर रहे हो बाय एंटायर बोर्ड, तो हम उसको भी केएमपी मानेंगे। तो एक बार फिर से देखना, सीईओ, एमडी, मैनेजर, सीएस, whole time director, CFO, any other person not more than 1 level below the directors who is designated as KMP by the board, and last such other officers as may be prescribed। as such कोई other officer यहाँ पे prescribed नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे केएमपी। तो जब भी आपको बोला केएमपी विल बी रिस्पॉन्सिबल, केएमपी का साइन लो, केएमपी से बात करो, केएमपी को पूछो, केएमपी को नोटिस दो, तो आप समझ लेना कि नोटिस किन किन को देना है। सीईओ, एमडी, मैनेजर, बोलो एक बार मेरे साथ फटाफट, आओ, हेलो हेलो हेलो, अरे भाई जागो ग्राहक इधर आओ, बोलो एक बार मेरे साथ, सीईओ, हाँ जी, एमडी, मैनेजर, वो एक इसमें आ गया। नेक्स्ट सीएस ऑफ द कंपनी, होल टाइम डायरेक्टर, बोलो जल्दी बोलो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ, then any other officer not below 1 level of the directors who is in full time employment and has been designated at KMP by the board, and any other prescribed में कुछ अभी तक नहीं है। थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा भाई आप लोग को। ओके सर, ये मैनेजर बोले तो क्या और मैनेजिंग डायरेक्टर बोले तो क्या, अब इन दोनों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, नॉट बिकॉज दे आर एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट, बट इनफैक्ट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन दे आर बोथ वेरी 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 कंफ्यूजिंग, दे ऑलमोस्ट मीन सेम। मतलब इनफैक्ट अगर आप सीए फाइनल का सिलेबस देखोगे, सबसे पहला चैप्टर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फिर उसके बाद केएमपी वाला भी चैप्टर है, उसमें सबसे पहले 3-4 पेजेस उन्होंने यही खर्च कर दिए बताने कि एमडी और मैनेजर क्या है,
कितने सिमिलर है, कितने अलग है, और कैसे एक जगह पर आइदर एमडी या मैनेजर रह सकता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब आज हम जानेंगे कि क्यों एक कंपनी में एमडी और मैनेजर दोनों एक साथ नहीं रह सकते, देखते हैं। और इसका डिफरेंस क्या है आप सुनो ना, सबसे ज्यादा मजा। लेट्स डू अ चैलेंज। एक बहुत बड़ा और बहुत ऑब्वियस डिफरेंस है दोनों में, जो अभी आपको पढ़ते से समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूं, अभी मैं पढ़ रहा हूं, मेरे साथ आप पढ़ेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोगों को मैं पूछूंगा कि क्या आप फाइंड आउट कर पाए व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन देम। अगर आप कर पाए तो आप मुझे प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो रिकॉर्ड में कमेंट में लिख के बताएंगे। एंड सिंस दिस इज द लास्ट वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज कमेंट करना। ये आखिरी वीडियो है यूट्यूब पे। आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो ये वीडियो हमेशा याद रखना, ये वीडियो के चैट पे हमेशा अवेलेबल रहूंगा मैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को मैं देखता रहूंगा, फर्स्ट वीडियो के भी कमेंट सेक्शन को मैं देखता रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताना। तो मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल who is subject to the superintendence, control and direction of the board, has the management of the whole or substantially the whole of the affairs of the company। बोल रहा है ये एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो होते हैं, लेकिन इसके पास कंपनी के पूरे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इसके पास होती है। मतलब ही हैज द मैनेजमेंट ऑफ होल, मतलब पूरे कंपनी का, या सब्सटैंशियली द होल, मतलब सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इसके हाथ में। मतलब समझ लो 80-90% कंपनी बंदा खुद अकेला चला है। कंपनी के सारे अफेयर्स इसके कंट्रोल में, क्या करेगी कंपनी, क्या नहीं करेगी, कौन सा एम्प्लॉय, उसका इंक्रीमेंट, हर चीज ये सोच रहा है। इसका मतलब ही इज अ मैनेजर ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स, ठीक है। तो ये अगेन एग्जॉस्टिव हो गए बिकॉज मीन्स एंड इंक्लूड आ गया। अ डायरेक्टर and includes a director or any other person occupying the position of manager by whatever name called, whether under a contract of service or not। बहुत ही खतरनाक लाइन लिखी है। बोलते देखो सर, पहले तो आपको बता दिया मैंने एक इंडिविजुअल है जिसके ऊपर सुपरिटेंडेंस, कंट्रोल और डायरेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, मगर ये बंदा होल ऑफ द मैनेजमेंट या सब्सटेंशियली होल ऑफ द मैनेजमेंट को या अफेयर्स ऑफ द कंपनी को मैनेज कर रहा है। इसके अंदर डायरेक्टर्स भी आ जाएंगे या कोई भी बंदा आ जाएगा जो ये पोजीशन होल्ड कर रहा है एज अ मैनेजर, चाहे फिर उसका नाम आप कुछ भी रखो, हमारे को उसका कोई मतलब, आप उसको किस नाम से बुलाते हो ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। आप उसको चीफ बोलते होंगे, ऑफिसर, या आप उसको क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो सब्सटेंशियली द होल ऑफ द मैनेजमेंट अगर उसके कंट्रोल में, तो मैं उसको मैनेजर बोलूँ, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के अंदर हो या ना हो, ठीक है। ये है आपका मैनेजर। अब तुरंत में अगला डेफिनेशन पढ़ो, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। बोलता है मीन्स अ डायरेक्टर हु by virtue of the articles of the company or by the agreement with the company or a resolution passed in general meeting or by the board of directors is entrusted with the substantial power of management of the affairs of the company। अरे again we are giving substantial power of management of the affairs of the company। एंड फिर से उन्होंने बात करी है इंक्लूड्स अ डायरेक्टर ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ एमडी बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ठीक है। इसके आगे का बाद में पढ़ूंगा, इसके आगे का बाद में पढ़ूंगा। पहले आप मुझे बताइए व्हाट इज दिस इज एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन, बट नहीं, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अब मैं देखता हूं कि आप मुझे बता पाते हो कि नहीं। एक श्रेया ने सवाल पूछा है, सर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब जो बेटा आप ही के लिए काम कर रहा है, किसी और कंपनी में वो एज अ होल टाइम डायरेक्टर काम नहीं कर रहा है। सो होल टाइम मतलब वो 10 to 6 आपके लिए काम करता है, ही इज नॉट वर्किंग एज अ डायरेक्टर और इन एनी अदर कंपनी, ठीक है। हाँ चलो बताओ, देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे अगर आपने दिमाग लगा लिया तो आपको लॉ कैसे पढ़ना है समझ में आ जाएगा। फिर जिंदगी में कभी आपको इनफैक्ट मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगी लॉ कैसे ब्रेक करता है। एनीवन वांट टू ट्राई? देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, राइट नहीं रहेगा और क्या। सर मैनेजिंग डायरेक्टर को हिंदी में समझा दो। अरे भाई साहब ठीक है बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब बेटा ऐसा डायरेक्टर जिसको एक तो आर्टिकल्स के थ्रू, या जिसको एग्रीमेंट के मतलब कंपनी के एग्रीमेंट के थ्रू, या जिसको जनरल मीटिंग के रिजोल्यूशन के थ्रू, या बोर्ड मीटिंग के रिजोल्यूशन के थ्रू
हमने हमारी कंपनी की सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट दे रखी है कि कंपनी के मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग ये बंदा करेगा, इसलिए हम उसको मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहे हैं। इसमें हर बंदा आ जाएगा जो किसी भी नाम से काम कर रहा हो, बट जिसको सब्सटेंशियली द होल ऑफ द मैनेजमेंट का काम दिया। सो टेक्निकली मैनेजर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स, they are doing same thing. How can you give substantial part of management to two people? Substantial का मतलब क्या होता है? More than 50%, राइट? अब मेरे को बताओ, अगर एक कंपनी में दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, मैं बोल रहा हूं मैं ए को मैनेजर बनाना चाहता हूं, तो अगर आप ए को मैनेजर बनाओगे तो सब्सटेंशियल पार्ट, मेजॉरिटी जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग है आप उसको दे दोगे, करेक्ट? फिर आप मेरे पास आके बोलते हो मेरे को बी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना है, कैसे बनाऊंगा मैं? क्योंकि मैं ऑलरेडी सब्सटेंशियल पार्ट यानी मेजॉरिटी काम मैं ए को दे चुका हूं, अब मेरे पास जो बचा है वो माइनॉरिटी काम है, और माइनॉरिटी काम देकर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बना सकता। मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के लिए मुझे मेजॉरिटी काम देना पड़ेगा, सब्सटेंशियल काम देना पड़ेगा, होल और सब्सटेंशियली द होल, मतलब ऑलमोस्ट सारे काम देने पड़ेंगे। तो इससे मुझे समझ में आया टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। देयर कैन नॉट बी, आप कभी ऐसा हो सकता है क्या कि एक आदमी की दो बॉस है, मैं किसकी सुनूं? तुम सोच रहे कंपनी में मैनेजर भी है और मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। मैनेजर आके बोलता है ए भाई उठ जाओ सेल्स रिपोर्ट बना, मैं कहता ठीक है सर, जी साहब सेल्स रिपोर्ट बना रहा हूं। मैनेजिंग डायरेक्टर आया, ओ क्या कर रहा है तू, चल बैंक रिकंसिलिएशन कर, जी साहब मैं बैंक रिकंसिलिएशन कर। ओ अरे तू सेल्स रिपोर्ट बोला तेरे को, अरे मैं क्या पागल हो जाऊं मैं? आई कैन नॉट लिसन टू टू पीपल एट द सेम टाइम, हवलागिरी क्या को कर रहे हैं? एंड देयरफॉर आइदर द कंपनी विल हैव मैनेजर or the company will have managing director, because substantial part of control, substantial power of management cannot be given to two people, it has to be given to only one. हाँ ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने काम है किधर चला, मैं तो चला गया भाई जॉब छोड़ के चला गया। तो देयरफॉर वी रियलाइज कि अच्छा आइदर मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या तो मैनेजर होगा, ठीक है। चलो अब मेरे को उन दोनों का डिफरेंस बताओ, किसी को पता चला क्या? मैंने लोगों का डिफरेंस देख रहा था, कुछ बोला है क्या? सर एमडी इज अ डायरेक्टर, वेरी गुड। श्रेया ने एक बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा कि सर जब आप मैनेजर का डेफिनेशन पढ़ते हो तो वो स्टार्ट हो रहा है एन इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंसान, लेकिन आप मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हो तो वहां पे लिखा है अ डायरेक्टर। सर सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, यू कैन हैव एनी पर्सन एज अ मैनेजर, whether or not he is a director of a company, I don't care। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, मतलब मैं, श्रद्धा, विनय और श्रेया, अगर हम लोग एक कंपनी बनाते हैं, हम लोगों ने श्रद्धा और विनय को डायरेक्टर बनाया, क्या हम आदित्य, अ थर्ड पार्टी जिसके पास हमारी कंपनी का एक भी शेयर नहीं है, जो ना हमारे कंपनी का डायरेक्टर है ना हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है, वो कुछ नहीं है, क्या हम उसको भी हमारी कंपनी का मैनेजर बना सकते हैं? बिल्कुल हाँ, बना सकते हैं। आखिरी लाइन में तो उन्होंने ये तक लिख दिया वेदर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और अदरवाइज, यानी कि वो हमारा एम्प्लॉय हो चाहे ना हो वो हमारा मैनेजर बन सकता है। मतलब सर एम्प्लॉयमेंट में भी होना जरूरी नहीं है? नहीं, एनी पर्सन, आप रास्ते पे चल के किसी को भी उठाकर हमारे कंपनी का मैनेजर बना सकते हो और उसको सब्सटेंशियली द होल ऑफ द पावर ऑफ मैनेजमेंट दे सकते हो, एंड ही विल बी कॉल्ड एज द मैनेजर ऑफ द कंपनी। बट यू कैन नॉट डू दिस विथ मैनेजिंग डायरेक्टर। Only a person who is a director in the first instance can become a managing director। तो मतलब सर एक सवाल है क्या? सर से फॉर एग्जांपल आपने कंपनी बनाई, सबने मिलके आपको एक डायरेक्टर बनाया, उसके बाद आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कंपनी में आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। सर कल को अगर आपके डायरेक्टरशिप से रिमूव कर दिया जाता है और आपको डायरेक्टर नहीं रखा जाता, क्या आप ऑटोमेटिकली मैनेजिंग डायरेक्टरशिप से भी रिमूव हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? सर ऑफ कोर्स होना पड़ेगा। इफ आई एम नॉट अ डायरेक्टर आई कैन नॉट रिमेन अ मैनेजिंग डायरेक्टर, बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब क्या लिखा था? अ डायरेक्टर हु इज इंटरेस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ द अफेयर्स। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस समझा आपको मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर्स। प्रूबिता कनरार, वेरी गुड, आपने भी लिखा है कि सर मैनेजर्स आर सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस, हाउएवर मैनेजिंग डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु इज अ सुपरिटेंडेंट। नहीं पूर्विता, मैं आपको मैं थोड़ा सा इसमें ना आई वुड लाइक टू टेल यू दैट पार्टली यू आर करेक्ट, दैट मैनेजर जो आता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर ही काम करता है, बट मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में भी अगर मैं कहूं
तो ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली, करेक्ट. देर आर सर्टन पावर्स विच आर एक्सरसाइज बाय बोर्ड, हम आगे जाके पढ़ेंगे. जैसे मैं एक सिंपल बोलूं, पावर टू कॉल जनरल मीटिंग. आपको पता है कंपनीज एक्ट में बोला है दैट अ पावर टू कॉल जनरल मीटिंग इज दैट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर है जनरल मीटिंग बुलाना. आप ही के मॉड्यूल में जिस जो अभी आपके हाथ में जो आप पढ़ रहे हो, इसमें क्वेश्चन आया था कि मिस्टर अमित इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. मिस्टर अमित कॉल्स अ एनुअल जनरल मीटिंग, कैन ही डू सो? आपको पता है इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था NO, नो. बट सर वो तो डायरेक्टर है, वो तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके पास सब्सटेंशियली द होल ऑफ द पावर ऑफ द मैनेजमेंट है. रहेगा ना भाई. लेकिन जनरल मीटिंग बुलाने का पावर किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. A managing director is a part of board of director. He's just one chair of the all the chairs of the board of director. उसके पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट भी क्यों ना हो, उसके पास सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर नहीं है. एंड ही हैज टू वर्क विद द कोलैबोरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली. सो मैनेजिंग डायरेक्टर होने के बावजूद उसके पास अधिकार नहीं था जनरल मीटिंग बुलाने का. ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड मीट, देन दे शुड पास अ बोर्ड रिजोल्यूशन कि हम जनरल मीटिंग बुलाना चाहते हैं, उसके बाद आप जनरल मीटिंग बुला सकते हो. सो आई विल नॉट से दैट यू आर एंटायरली रॉन्ग, बट या यू आर पार्शियली राइट एंड पार्शियली दिस इज समथिंग. मैनेजिंग डायरेक्टर को भी बोर्ड के थोड़े से कंट्रोल में ही काम करना पड़ता है. मैनेजर जो होता है वो तो कंप्लीट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल में ही काम करता है, क्योंकि दे आर द सिलेक्टेड बॉडी ऑफ द मेंबर्स. चलो बहुत अच्छे. एक और बात मैं आपको बताता हूं. यू कैन हैव वन और मोर देन वन मैनेजर्स. ध्यान से सुनना, ये वाला सीए फाइनल का बात बता रहा हूं मैं आपको. आप अलग अलग बिजनेस वेंचर्स, अलग अलग अंडरटेकिंग से, अलग अलग पार्ट ऑफ द बिजनेस के लिए अलग अलग मैनेजर रख सकते हो, बट यू कैन ओनली हैव वन मैनेजिंग डायरेक्टर. देयर विल ओनली बी वन MD इन द कंपनी. इज इट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू हैव MD? नो. बट इफ यू हैव एन MD, उसको कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मैनेजिंग डायरेक्टर को दी जाती है. इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैनेजिंग डायरेक्टर को दी जाती है. ठीक है. तो ये सबसे बड़े मैंने आपको चीजें बताई कि मैनेजर कैन बी एनी पर्सन, एनी इंडिविजुअल, वेदर इज अ डायरेक्टर और नॉट, वेदर इज एन एम्प्लॉय और नॉट, इट डज नॉट मैटर. जिसको हम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर काम करता है और जिसको मैनेजमेंट का पूरा पावर है. मैनेजिंग डायरेक्टर हैज टू बी अ डायरेक्टर फर्स्ट, एंड उसको आइदर आर्टिकल्स के थ्रू या कंपनी के एग्रीमेंट के थ्रू या बोर्ड रिजोल्यूशन के थ्रू या जनरल मीटिंग के रिजोल्यूशन के थ्रू, जिसको हमने MD बनाया हो और जिसको हमने सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट दिया है. यू कैन हैव वन और मोर देन वन मेंबर्स, बट यू कैन नॉट मैनेजर्स, यू कैन नॉट हैव मोर देन वन MD. एंड इफ यू हैव एन MD, यू कैन नॉट हैव मैनेजर्स, एंड इफ यू हैव मैनेजर्स, यू कैन नॉट हैव MD. सो आइदर और इसमें रहता है. ठीक है. सर कंपनी में बॉस का टाइटल किसे मिलता है? बेटा बॉस एक बहुत सब्जेक्टिव टाइटल है कंपनी में. एंड टोटली ऑफकोर्स अगर आपके कंपनी में MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ही इज कंसिडर्ड एज अ बॉस ऑफ एवरीवन बिकॉज ही हैज द मेजर सब्सटेंशियल कंट्रोल ओवर द कंपनी. ठीक है. चलिए, आप अगर कभी कभी MD नहीं होता, नहीं रखते, तो CEOs होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो मिलके काम करते हैं, जो अलग अलग चीजें देखते हैं. तो बॉस इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म. वो हर कंपनी में डिपेंड करेगा किसके पास क्या पावर है और किसके पास कितना शेयर होल्डिंग है. वो शेयर होल्डिंग जिसके पास है वही अल्टीमेट बॉस है, उसके ऊपर कोई कुछ नहीं. ठीक है. चलिए, अब आप बोलेंगे सर ये जो आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब क्या होता है? तो लॉ कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द पावर टू डू एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑफ अ रूटीन नेचर when so authorized by the board. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कंपनी के पास कॉमन सील का ऑप्शन है. कंपनी अगर चाहे तो, हाँ सर ओनर बॉस में फर्क ऑफकोर्स है बेटा. कंपनी में मैनेजर्स और मेंबर्स में बहुत फर्क है. मेंबर्स आर दोज पीपल, मेंबर का भी डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा, हाउ डू यू विल बिकम मेंबर ऑफ अ कंपनी, में डेफिनेशन पढ़ाऊंगा. मेंबर्स आर टेक्निकली द ओनर्स, बट मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, MD, दीज आर managers, मतलब they run the affairs of the company, they don't own it, they just run the business is owned by shareholders. तो सर पावर टू अफिक्स कॉमन सील है ना, पावर टू अफिक्स कॉमन सील है. कॉमन सील पता है कंपनी का जो ठप्पा वो लगाने का पावर,
ड्रॉ एंड एंडोर्स चेक ऑन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ड्रॉ और एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना, या साइन एनी सर्टिफिकेट ऑफ शेयर और डायरेक्ट एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। सर इन सब को हम सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट में नहीं गिनेंगे। सर ये रूटीन नेचर के काम है, ये कोई भी डायरेक्टर कर सकता है। तो जस्ट बिकॉज मैं ये 2-4 छोटे मोटे काम कर पा रहा हूं, दैट डज नॉट मीन आई एम एन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर तब होगा जब मैं बड़े बड़े डिसीजंस अकेले ले सकता हूं, तब आप मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर बोलना। ये क्या है, कॉमन सील लगाने का, ये तो कोई भी सेक्रेटरी का काम है। ये कॉमन सील लगा दिया, ये 1-2 बैंक चेक पे साइन कर दिया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन कर दिया, है ना, 1-8 सर्टिफिकेट पे साइन, ये साइनिंग ये कोई इंपॉर्टेंट काम है? भाई काम ऐसे होता है बड़े वाले लेवल के, है ना, प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, R&D एक्सपेंडिचर कर दिया, फंड्स कौन से कहां इन्वेस्ट करने चाहिए डिसाइड कर दिया, ये होता है सर बड़े बड़े काम। इसको आप सब्सटेंशियल वर्क ऑफ मैनेजमेंट में ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच रौनक। चलो सर, फॉर एन इंडिविजुअल टू बी कॉल्ड एज MD, एन इंडिविजुअल शैल फर्स्ट बी अ डायरेक्टर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द कंपनी, द प्रोविजंस ऑफ एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13। This also implies that an individual who is not a director in the company cannot be appointed as a managing director of that company. अगर आप डायरेक्टर ही नहीं हो तो मैनेजिंग डायरेक्टर कहां से बनोगे? क्लियर है एवरीवन? पक्का प्रॉमिस? ओके। आई नो ये जो डेफिनेशन का पार्ट होता है ना, ये थोड़ा सा बच्चों को ना ऐसा लगता है कि सर हम रैंडम चीजें पढ़ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, आगे जब आप चैप्टर्स में 2nd, 3rd, 4th जाओगे और जब ये सारी कंसेप्ट आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी पता रहेगा ना भाई, लॉ पढ़ते ही वो दिमाग में घुसने लगेगी बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं 4-4 मार्क के, और ये चैप्टर जिसका स्ट्रांग है उसको आगे जितने भी वो चैप्टर्स पढ़ रहा है उसमें दिक्कत आती नहीं, कि उसको हर वर्ड का मतलब क्या है और एग्जैक्टली क्या है ये उसको पता होता है। बहुत से अप्रोच है, कुछ लोग डायरेक्टली बच्चों को इंप्रेस करने के लिए चैप्टर 2 कर देते हैं चालू। मेरे को कोई पंगा नहीं, सबका अपना स्ट्रैटेजी होगा पढ़ाने का, बट आप अगर चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, फिर आप बार बार उनको चैप्टर 1 में लेके आते हो, अरे चलो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके 1-2 डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं फिर आगे जाएंगे ना। द प्रॉब्लम हियर इज आइदर यू आर गोइंग टू मिस ऑन अपॉन सम ऑफ द डेफिनेशंस जो आप बाद में रीड कर दोगे या रीड करने बोल दोगे, और सेकेंड वो फ्लो ही नहीं रहता, क्योंकि आप चैप्टर 1 पे टेस्ट ही नहीं कभी ले पाओगे, क्योंकि आधी डेफिनेशंस आपने पढ़ाई रहेगी, आधी डेफिनेशंस आपकी होगी जब 10th चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, और फिर उसके बाद बच्चे फर्स्ट चैप्टर पढ़ते नहीं, तो ये डेफिनेशंस वो लोग ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है कभी फर्स्ट चैप्टर को इज्जत देने की, और क्योंकि उन्होंने कभी इसको पढ़ा नहीं, जो सीधे सीधे 4-4 मार्क के सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ये लोग लिख नहीं पाएंगे। मेरा स्ट्रैटेजी उल्टा है, मैं फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ा के इसका इतनी बार टेस्ट लेता हूं कि इसके ऊपर आने वाले जो 4 मार्क के क्वेश्चन है वो आप डिट्टो छाप के आओगे। प्लस इन चैप्टर्स का मल्टीपल रिवीजन करने की वजह से क्या होगा, ये चैप्टर का रिवाइज करने का जो आपका टाइम है वो 15-20 मिनट पे आके रुक जाएगा, कि भाई 20 मिनट में हो गया चैप्टर, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द स्ट्रैटेजी। ऑफ कोर्स पहले कुछ दिन मुझे आपको मोटिवेटेड रखना पड़ता है, एक बार चैप्टर 2 शुरू हो गया आप लोग खुद अपने आप से ही मोटिवेटेड रहने वाले। दोस्तों आज तक के हिस्ट्री में जब भी मैंने कभी स्टूडेंट से पूछा है कि बेटा व्हाट डू यू मीन बाय मेंबर, अभी चलो आपसे पूछता हूं, मेरे को सिर्फ एक ही जवाब बच्चों का मिला है, बताइए बेटा व्हाट डू यू मीन बाय मेंबर ऑफ अ कंपनी? थैंक यू सो मच रौनक यादव, गॉड ब्लेस यू बेटा, लॉट्स ऑफ लव। ये आया श्रेया का, सर ओनर, ओनर ऑफ व्हाट श्रेया? विनय, ओनर ऑफ व्हाट? वेरी गुड, जीनत खान, मैं इसी का वेट कर रहा था, शेयर होल्डर। बेटा केशव, ये आपके सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर है, नहीं सबसे छोटा नहीं है, इससे भी छोटे हैं 1-2 चैप्टर, बट अभी आपने बड़ा चैप्टर देखा नहीं है, डोंट वरी, ये जी शुरुआत है, अभी तुम ज्यादा टेंशन मत ले, तेरे को मैं पढ़ा देगा सब। थैंक यू बेटा श्रेया, थैंक यू। सबने मेरे को शेयर होल्डर बोला, हु ओन्स द शेयर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो शेयर होल्डर। मैं कह रहा हूं आपका आंसर करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट है मगर इनकम्प्लीट है। वेरी गुड आर्ची। सर क्यों? क्योंकि और भी रास्ते हैं जीवन साथी पाने के। भाई
अगर मुझे कंपनी का ओनर बनना है तो सिर्फ शेयर्स ही लेकर मैं ओनर बन सकता हूं क्या? ऐसा है क्या? नहीं, आई कैन ऑल्सो बी अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम. I can also put my name in the register of member by an express agreement of membership with the company. और भी रास्ते हैं जीवन साथी पाने के. आज तक जब भी आपको किसी ने पूछा मेंबर मतलब क्या और आपने शेयर होल्डर बोला, चल जाएगा. आज तक चल जाएगा, मगर नो मोर. आज के बाद अगर कोई बंदा आके आपको बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेंबर, उसको कॉलर पकड़ के बोलना बैठ बैठ, आज तेरी आंखें खोलता हूं. मेंबर इन रिलेशन टू कंपनी मीन्स सबसे पहले सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी. जब एक कंपनी बन रही होती ना, उसके दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे. सर, मेमोरेंडम इज द चार्टर जो बताता है कंपनी का नाम क्या है, ये कंपनी कहां पे बेस्ड है, ये कंपनी क्यों बनी है, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, इनके पास कितना कैपिटल है, और किन किन लोगों ने मिलकर ये कंपनी बनाई है. एंड दैट क्लॉज इज कॉल्ड एसोसिएशन क्लॉज, जिसमें लोग लिखते हैं आई वरुण तिवारी promise to purchase 100 shares in the company. I Khushi Joshi promise to purchase 100 shares. I Archie Madhwani purchase 100 shares. I Dipinki Kumari vouch to purchase 100 shares. These are called subscribers to the memorandum. इन्हें first members of the company भी कहा जाता है. ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया. They are the subscriber to the memorandum of company. They will be deemed to have agreed to become member of the company. इतना ही नहीं, on its registration उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी लिखा जाता है एज द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी, द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी. तो सबसे पहला तरीका मेंबर बनने का है कि जिस वक्त कंपनी बन रही है, मेमोरेंडम में अपना नाम लिख दो, शेयर्स परचेस कर लो एसोसिएशन क्लॉज में और बन जाओ इस कंपनी के मेंबर. समझ में आ रहा है? यूट्यूब पे लोगों को समझ में आ रहा है? भाई बहनों, देवी सज्जनों, आज ये लास्ट लेक्चर है. कल अगर आप ये जबरदस्त कंसेप्ट कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको पेड प्लेटफॉर्म पे क्लास देखनी पड़ेगी. उसके लिए आपको एकाग्रता.co.in पे जाकर या adda247.com पे जाकर एक बैच परचेस करनी है. बैच के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने तैयार हूं. सर, दूसरा रास्ता जीवन साथी पाने का, एवरी अदर पर्सन हु अग्रीज इन राइटिंग, जिसके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट हो रहा है कंपनी का, जिसके तहत वो बंदा एग्री कर रहा है टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी. और उस एग्रीमेंट के थ्रू, इसको बोलते हैं शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं मेंबरशिप एग्रीमेंट, इसको बोलते हैं शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट भी बोलते हैं, मेंबरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं. शेयर्स अगर जा रहे हैं तो शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट बोलते हैं, अदरवाइज अगर सिर्फ मेंबरशिप जा रही है तो उसको मेंबरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं. मैंने आपको याद है टाइप ऑफ कंपनी पढ़ाते वक्त मैंने पढ़ाया था दोस्त, गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. कितने लोगों को याद है गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल? एनीवन याद है? आप मुझे बताओ, इफ यू आर अ गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, दैट मींस देयर आर नो शेयर्स, एंड इफ आई वांट टू बिकम अ मेंबर, हाउ डू आई बिकम अ मेंबर? सोचा है कभी? से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग एनी शेयर्स. It is owned by Dipinki Karishma Pratham, and now Shraddha Kulkarni wants to join the company. श्रद्धा बोल रही है मैं गारंटी देने तैयार हूं, बस मेरे को मेंबर बनाओ. कैसे बनाएंगे श्रद्धा को मेंबर? सर, श्रद्धा के साथ किया जाएगा एक मेंबरशिप एग्रीमेंट. और जैसे दीपिंकी, करिश्मा और प्रथम ने अपना अपना अमाउंट मेमोरेंडम में लिखा होगा कि भाई लाइबिलिटी आई विल पे 5 लाख इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, आई विल पे 10 लाख इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, आई विल पे 3 लाख इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप. श्रद्धा से भी एग्रीमेंट किया जाएगा और श्रद्धा भी बोलेगी आई विल पे 4 lakhs इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, एंड देन शी विल बी हर नेम विल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, एंड नाउ शी विल आल्सो बी द मेंबर ऑफ द कंपनी. ये तब से नहीं है, इसने मेमोरेंडम में अपना नाम नहीं डाला था, मगर बाद में शेयर एग्रीमेंट, इसको मेंबरशिप एग्रीमेंट से अपना नाम डलवाया, एंड नाउ शी इज अ मेंबर. बोल रहा हूं मैं, और भी रास्ते है जीवन साथी पाने के. तो ठीक है, एवरी अदर पर्सन हु अग्रीज इन राइटिंग टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर. तीसरा आपका फेवरेट, जो इस क्लास में बैठे हर बच्चे ने कहा, एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी. लेकिन सर
आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द कंपनी? क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मेंबर्स कहलाते हैं या इक्विटी शेयर होल्डर्स मेंबर कहलाते हैं? क्या हुआ? बेसिक ही तो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं ना, ये सब तो आपको आता है, बेसिक है, बताओ ना फिर। हाँ, वेरी गुड। श्रद्धा का एक आंसर आ रहा है, सर इक्विटी शेयर होल्डर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। श्रेया भी कह रही है इक्विटी शेयर होल्डर्स, वानी भी कह रही है इक्विटी, प्रिया भी कह रही है इक्विटी, केशव इक्विटी। यूट्यूब वाले, यूट्यूब पे इतने सारे बच्चे, जरा बताओ थोड़ा। बहुत अच्छे। राहुल, राहुल पपनाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्रथम कैशलवार, आर्ची मधवानी, आई एम प्राउड ऑफ यू। रौनक बोल रहा है इक्विटी। हु सेड दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कंपनी? हेलो गाइज एंड गर्ल्स, यहां पे क्या लिखा है? एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ, तेरे सामने डेफिनेशन है हाउले। तुम लोग जो इक्विटी शेयर होल्डर चिल्ला रहे हो, तुम लोग अंधे हो क्या? क्या लिखा है इधर? एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। यहां लिखा है क्या होल्डिंग इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी? इधर आओ, इधर आओ। अरे अभी हंसो मत, सुनो, ये है लॉ भाई। ये अच्छों की लगा देता है, ये अच्छों की लगा देता है। आज भी मैं कुछ ना कुछ नया सीखता हूं डेली बेसिस पे। सुनो मेरी बात, क्या लिखा है यहां पे? एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर्स आर देयर? Equity and preference. And therefore, even if you have preference shares of the company, you are a member of a company. I repeat, कान खोलकर ये बात सुन लो। Equity shareholders as well as preference shareholders both are members of the company. एक बहुत अच्छा पॉइंट YouTube पे रौनक ने बोला था, मैं जानबूझकर उस पॉइंट पे आ नहीं रहा था क्योंकि वो थोड़ा एडवांस पॉइंट है, अब मैं आऊंगा। Any person whose name is entered as a beneficial owner in the records of depository is also a member. Now let me tell you how this depository part works. दोस्तों आज के डेट में अगर मैं जाता हूं शेयर मार्केट में और मैं शेयर मार्केट से रिलायंस के शेयर परचेस करता हूं, you know what happens? You know what happens? Company is not going to issue new shares to me. The shares are already issued and the shares are already dematerialized and they are already there with the depository. It is just वो सेलर के डीमैट अकाउंट से निकल के मेरे डीमैट अकाउंट में आएगा। बट क्या फिजिकली शेयर्स अपनी जगह से मूव होने वाले? नहीं, फिजिकली तो शेयर्स कभी मूव होते नहीं, बिकॉज फिजिकल शेयर्स बचे ही नहीं है। ऑल द शेयर्स आर डीमटेरियलाइज्ड, they are converted into electronic copy of shares and physically electronically the shares are never transferred anywhere. It's just that the beneficial ownership gets transferred in the name of buyer. तो कंपनी को क्या दिखेगा? कंपनी ने NSDL CDSL को इतने सारे शेयर्स दे दी। अब NSDL CDSL ने उन शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट किया और अलग 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 बायर्स ने जिसने जितना परचेस किया था उनके उनके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। समझे आप? नाउ व्हेन वन शेयर होल्डर सेल्स हिज शेयर टू समवन एल्स, कंपनी के रिकॉर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ कंपनी का क्या रिकॉर्ड, कंपनी कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करती। कैसे करेगी? एक दिन में कंपनी के लाखों करोड़ों शेयर्स डील हो रहे हैं, हर एक सेकंड शेयर्स का ओनरशिप बदल रहा है, तो कंपनी कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती। सारा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है NSDL CDSL डिपॉजिटरीज के पास। डिपॉजिटरी एट द एंड ऑफ द डे बस इतना बता देती है कि एज ऑफ नाउ हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ योर शेयर्स, कि भाई तेरे ये शेयर का मालिक आज आदर्श दिख रहा है, तेरे ये शेयर का मालिक खुशी जोशी है, तेरे ये शेयर्स का मालिक विनय है, ये शेयर्स का बेनिफिट वानी के पास है, ये शेयर्स का बेनिफिट साक्षी के पास है। तो इससे क्या होता है, अगर कंपनी को कोई भी एक्टिविटी करनी है, कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है, किसको करेगी? बेनिफिशियल ओनर को, जिसका नाम डिपॉजिटरी में दिख रहा है। अगर उनको बोनस शेयर देना है, किसको देगी? बेनिफिशियल ओनर, जिनका नाम डिपॉजिटरीज बता रही है। अगर उनको राइट इश्यूज देने हैं, किसको देगी? जिनका नाम बेनिफिशियल ओनर में दिख रहा है। अगर उनकी मीटिंग और वोटिंग करना है, कौन वोटिंग करेगा? जिनका नाम बेनिफिशियल ओनर में दिख रहा है। सो अगर शेयर आपके डीमैट फॉर्म में डिपॉजिटरीज के पास है, तो ऐसे में आपका नाम एज अ बेनिफिशियल ओनर आ जाता है एंड ऑल द बेनिफिट्स अटैच्ड टू द शेयर्स आर एंजॉयड बाय यू।
So you become the member of the company, you enjoy the benefit. What are the benefits attached to the shares? सर बोनस मिल जाना, डिविडेंड मिल जाना, राइट टू वोट मिल जाना, राइट शेयर्स मिल जाना, ये सब राइट्स होते हैं, आपको एज अ मेंबर मिल जाता है। तो मेंबर बनने के बेटा एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके थे। आज तक आपको सिर्फ एक पता था, आज मैं आपको और 2 तरीके बता चुका हूं। नंबर 1, सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। नंबर 2, बाय एग्रीमेंट, मेंबरशिप एग्रीमेंट विद द कंपनी। एंड नंबर 3, बाय होल्डिंग शेयर्स इन द कंपनी और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये तीनों रास्तों से आप मेंबर बन सकते। समझ में आया तो बेटा एक बार ताली ठोक देना भाई, कैसा लगा कंसेप्ट? सर, आर प्रमोटर्स ऑल्सो कॉल्ड एज मेंबर्स? यस, इफ दे हैव शेयर होल्डिंग, yes, they will become member. Either they will have shareholding or their name will be in subscriber to the memorandum, or they will have some agreement with the company to be called as a member. सर, वोटिंग राइट मिलता है लेकिन वोट करते ही नहीं, किसने बोला? अबे किसने बोला तेरे को? मैं वो भाई अभी थोड़ी दिन पहले वोट किया, चल तेरे को वोट करके दिखाऊं मैं? आज तूने दिल पे ले लिया मेरे को। किसने बोला वोटिंग नहीं करते? कौन? अभी ये देख, वोटिंग करके दिखाता हूं। इधर आ तू, आज मेरे दिल पे गया है तू। आज मैं अभी के अभी देखो ऑन द स्पॉट वोटिंग करके दिखाओ, बोल। मैं अभी के अभी वोटिंग करके दिखा सकता हूँ, बिकॉज बहुत सारे कंपनीज के अभी ईजीएम चल रहे हैं, मेरे को अभी नोटिस आते रहते हैं। तुम बोलो, अब भी करके दिखा दूंगा, एंड ऑफ द क्लास तक रुकना, ये लॉग इन करके मैं आता हूँ और तुमको वोटिंग करके दिखा देता हूँ। अच्छा, फिर बच गए, नहीं तो अभी वोट किया रहता। मैं बहुत डेंजर है, मैं ऑलरेडी क्लास में 2-3 बार वोट कर चुका हूं। मैं अपने राइट्स का बराबर इस्तेमाल करता हूं भाई, तुम देखो तुम्हारा। चलो, हाँ आया ना एनएचपीसी का? तो बेटा करने का, वोटिंग करने का है ना, राइट्स अपने इस्तेमाल करने का, राइट। चलो बात करते हैं मेमोरेंडम के बारे में। सर, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम? सर, मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। मैंने आपको बताया उसके अंदर क्लॉजेस होते हैं, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, और अगर 1% कंपनी हो तो नॉमिनी क्लॉज वगैरह भी उसमें होता है। सो बेसिकली इट्स अ चार्टर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंपनी। ये कंपनी के बारे में कुछ बेसिक सवालों के जवाब देता है, एज इन कंपनी कौन है, क्यों है, क्या करती है, कितने लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है, कौन मेंबर्स है, अगर ओपीसी है तो डेथ के केस में हु विल टेक ओवर। ये ऐसे कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देता है। ये एक चार्टर है, ये कंपनी को फॉर्म करता है। जैसे हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाता है, वैसे मेमोरेंडम ऑफ कंपनी कंपनी को जन्म देता है। सो इट्स मीन्स अ मेमोरेंडम as originally framed or altered from time to time in pursuance of any law for the timing in force. ठीक है, that is memorandum. मजा आ गया भाई, मजा आ गया। नेटवर्थ अभी नहीं करेंगे, नेटवर्थ हम परसों करेंगे, मंडे। अरे भाई साहब, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मंडे पे चले गए यार। ओ भाई साहब, रिलेटेड पार्ट सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मंडे पे चले गए। गाइज, मंडे ट्यूसडे विल बी वन ऑफ द लास्ट मतलब डेज फॉर दिस चैप्टर, एंड देन दिस चैप्टर विल गेट ओवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड रिलेटिव्स एंड रिलेटेड पार्टी, जो हम लोग अभी देखने वाले। नेटवर्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये तीनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गोइंग फॉरवर्ड मंडे से हम लोग देखना स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को अभी तक का ये जर्नी अच्छा लगा है, अगर आप लोग को, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट वो भी इन क्लासेस को कंसिडर करे एंड दे ऑल्सो थिंक अबाउट ज्वाइनिंग द क्लास, है ना। और कोई भी डाउट है, सर मंडे हॉलीडे नहीं है क्या? मंडे टेक्निकली तो मैंने हॉलीडे नहीं रखा है, बट आई थिंक आई शुड कीप, राइट। मेरे को, मैं देख के बता देता हूँ, मंडे को अगर क्लास रहा तो रहा, नहीं तो फिर मैं देखता हूँ। मोस्टली रहेगा क्लास, है ना। रक्षाबंधन है, ठीक है, मैं उसका एक बार देखता हूँ। रौनक, मैं भी उसका देख लेता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लग रही है और अगर ये क्लास आप आगे देखना चाहते, वोटिंग देखना है तो मेरे को बताना, मैं वोट करके बता दूंगा आज, ठीक है। बस वोटिंग से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार जरूर ekagrata.co.in पे आइए या अड्डा 247 के वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पर आप आके सीए इंटरमीडिएट सिलेक्ट करके लेक्चर्स अगर आप सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पर सारे लेक्चर्स दिखेंगे। हम रिकमेंड करते हैं महापैक फॉर बोथ ग्रुप, बिकॉज उसमें आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिलता है, दोनों ग्रुप की क्लासेस आपको एक साथ मिल जाते हैं एट अ वेरी 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 लो अमाउंट ऑफ ओनली 37,500। दिस इंक्लूड्स हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स। आप देखेंगे यहाँ लिखा है यू विल गेट 20 बुक्स। सो आप इमेजिन करना कितनी सारी बुक्स यहाँ पर मिल जाएगी, राइट।
तो ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में और भी सवाल अगर आपके होंगे तो आप सपोर्ट में इसके बारे में बात करके एंड देन यू कैन थिंक अबाउट परचेसिंग द कोर्स। मैं आपको बस इतना कहूँगा, हमारे पास महापैक है, बोथ ग्रुप्स, सिंगल ग्रुप, ग्रुप 1 ग्रुप 2। हमारे पास रेगुलर क्लास भी है जिसमें पीडीएफ प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे, बोथ ग्रुप, ग्रुप 1 ग्रुप 2। हमारे पास इसके अलावा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है। आप चाहो तो सिर्फ अकाउंट, सिर्फ लॉ, सिर्फ डीटी, सिर्फ आईडीटी या सिर्फ टैक्सेशन, इस तरह आप देखो ना, टैक्स जिसमें डीटी आईडी दोनों मिलेगा, ओनली आईडीटी ओनली डीटी भी आप ले सकते हैं। तो इसके अलावा ग्रुप 2 का अगर आपको फॉर ओनली कॉस्टिंग लेना है, ओनली ऑडिट लेना है, ओनली एफएमएसएम लेना है, ओनली एफएमएसएम आपको दर्शन सर का लेना है या जतिन सर का लेना है, आपको हर चीज यहां पर मिलेगी। फास्ट ट्रैक मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करता बिकॉज फास्ट ट्रैक इज आपके लिए नहीं बना है वो। तो देखो ई वोटिंग का एक मेल आ गया, जस्ट नाउ गॉट एन ईमेल फॉर ई वोटिंग। किसका है ये ई वोटिंग? एनएसडीएल का। वो तो उसको समझ में आ गया लगता है मैं वोटिंग करने वाला हूं। भेल का, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। अरे यार वोटिंग 19 तारीख से स्टार्ट हो रही है, आज से हो रही होती तो कर ही देता। अभी किसी ना किसी की हो रही होंगी, मैं देख लेता हूं। तो बेटा ये सारे आप एक बार जरूर इसको विजिट करें, क्लास के बारे में डिटेल पढ़िए, कोई डाउट है तो पूछिए एंड देन you can of course think about purchasing the class and joining us because Monday onwards the classes are only going to be there on the app Adda 2% app। ठीक है, तो YouTube पे today's lecture was the last lecture। हमने कुछ इंपॉर्टेंट बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी, बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा, बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमने चीजें पढ़ी, और अब वक्त है चीजों को एडवांस करने का, थोड़ा डिफिकल्ट ले जाने का और लॉ के अंदर घुसने का। तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ऑफर लिमिटेड पीरियड तक के लिए है, उसका इस्तेमाल करिए एंड ज्वाइन द क्लास एसएप। ठीक है सर, आईसीआई की बुक मंगा लूं बट टैक्सेशन का न्यू बुक मिल जाएगा? बेटा एक बार आपको आईसीआई से कंफर्म करना पड़ेगा कौन से एडिशन वो अभी दे रहे हैं, है ना। चलो चलो, अब इतना बोला है तो मैं आपको थोड़ा सा लॉगिन करके जरा मैं दिखाता हूं। अरे बनता है यार, इतना बनता है, इतना तो मैं करके जाऊंगा ना इन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं ना। चलो लॉगिन करने दो मेरे को। आज भगवान करे किसी ना किसी का वोटिंग रहे यार, मतलब बस वो एक उम्मीद मेरे को है कि किसी ना किसी का वोटिंग रहना चाहिए। हाँ बिकॉज अभी वोटिंग का काइंड ऑफ सीजन ही चल रहा है ना। किसी का भी वोटिंग अगर मिल जाए, यस वी हैव आईटीसी लिमिटेड का वोट अवेलेबल। वाओ, तो ठीक है, वी हैव आईटीसी लिमिटेड का इक्विटी न्यू फेस वैल्यू ₹1। ठीक है चलो वोट करते हैं, लेट्स वोट गाइस एंड गर्ल्स। अच्छा तुम लोग बताना किधर वोट करना है, किस पे वोट करना है, ठीक है। हाँ हाँ चलो 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 आ जाओ, आईटीसी पे वोटिंग करने का है अपने को। चलो सर, स्पेशल रिजोल्यूशन है इनका, चंद्र किशोर मिश्रा को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, बिल्कुल बना दीजिए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है ना। मैं यहाँ पे असेंट डिसेंट, असेंट का मतलब होता है हाँ बोलना, डिसेंट का मतलब ना होना। मैं असेंट देना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो कम वोट भी देखो, एक बहुत अच्छी बात आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा कि अगर मेरे पास 100 शेयर्स है, ठीक है, मतलब मेरे पास 100 वोट है, जरूरी नहीं है कि मैं अपने पूरे 100 वोट एक तरह इस्तेमाल करूं, जरूरी नहीं कि मैं अपने पूरे 100 वोट इस्तेमाल भी करूं। हो सकता है मेरे को 80 वोट यस देना है, 20 वोट नो देना है, तो मैंने यहाँ पे 80 वोट हाँ बोल दिया, बचे हुए 20 नो पे चले गए। फिर आप समझ रहे हो, आई कैन ऑल्सो चूज नॉट टू वोट, देन आई विल एब्सेंट, फिर आई विल बी एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग, तो ऐसा माना जाएगा कि मैंने वोट किया ही नहीं। लेकिन अगर मैं 100 में से अगर मैं 80 यस बोल देता हूं तो बाय डिफॉल्ट 20 नो पे भी वो चला जाता है। ठीक है, तो ये है। हाँ अगर मुझे रिजोल्यूशन पढ़ना है तो ये डाउनलोड फाइल की बटन दबाकर मैं यहाँ पे रिजोल्यूशन पढ़ भी सकता हूँ, है ना, कि क्या क्या है। मेरे पास 10 सितंबर का टाइम था वोट करने, लेकिन चलो मैं आपके सामने आज वोट करता हूँ कि ओके मिस्टर चंद्र किशोर मिश्रा, आई एम रेडी टू मेक यू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ आईटीसी लिमिटेड। कंसेंट कर दूं, करूँ सबमिट? हाँ जी सर, प्रैक्टिस बुक पैक में इंक्लूड है क्या, ये सेपरेटली परचेज करना पड़ेगा? एक बार बेटा प्रैक्टिस बुक कर लेके ना आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना सेल्स टीम से कि कौन से किताबें आपको मिल रही है। ठीक है, मैंने एक्चुअली ये मेरे को भी कंफर्म करना था, मैं एक बार करके लगे तो फिर से चेक कर लूंगा और आपको बता दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना। हाँ चलो वोट करूं मैं?
कंपनी का फ्यूचर, अरे भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो ठीक है ना। अच्छा तुमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट ही नहीं मालूम, ठीक है। सीए फाइनल है, सीए फाइनल कंसेप्ट है बेटा, अभी रुक जाओ, मेरे को मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे शेयर है, मेरे को वोट करने दो, बड़े ऐसा पढ़ लो बोले। चलो मैं सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट, ठीक है, कर दूं सबमिट कंफर्म। तो यहां पे कंफर्म दबाते ही मेरा वोट पड़ जाएगा और मैं उसको चेंज नहीं कर पाऊंगा। कंफर्म कर दिया है, यू हैव कास्टेड योर वोट सक्सेसफुली। प्रिंट करके आप अपने वोट देख सकते, देखो मेरे को मैसेज भी आ गया कि सर आपने अपना वोट डाल दिया है, यहाँ पे वोटेड करके लिख के आ गया, देखो वोटेड, ठीक है। तो अभी लास्ट वीक ही मैंने 2 कंपनी के वोट किए, अभी ये और अभी तो एक आ ही गया है ना नया। तो अभी किसका मेल आया था मेरे को, हाँ भेल का। तो 21 अगस्त को याद दिलाना बेटा, 21 को जब हम मिलेंगे भेल का भी वोट कर देंगे, ठीक है। हाँ आईडी नहीं पता तो बेटा रीसेट करो, थोड़ी तो मेहनत करो ना भाई, रीसेट रीसेट करो करो, लाओ यार। डू नॉट वेस्ट योर राइट, इट्स योर राइट। मैं तो हर राइट टू वोट को सीरियस लेता हूँ भाई। तो चल थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय एवरीवन। जो भी लोग YouTube पे अभी तक ये देख रहे थे, मैं दिल से चाहूंगा कि आप लोग पेड क्लास में जल्द से जल्द मुझे मिले और ऐसे और फन प्रैक्टिकल और ऐसा मिक्स एंड मैच करके हम लोग क्लास करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय। विश यू ऑल द बेस्ट, नो मैटर आप कहाँ से अपना फ्यूचर करना चाहेंगे, कंप्लीटली इट्स अप टू यू। बट मैं ये चाहूंगा जहां कहीं से भी आप अपनी पढ़ाई करो, जैसे भी करो, पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ पढ़ो, पूरी मेहनत के साथ पढ़ो। डोंट इग्नोर राइटिंग प्रैक्टिस, प्लीज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, और आई एम ऑलवेज हियर whether you are a student who have purchased my class or not. I am always here for any help that I can do for each and every student of mine. Thank you so much, god bless you all, lots of love, see you in the next one, bye, thank you.